क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या आप सुन पा रहे हो मुझे? हम्म। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम आनंद में हो? तो क्या आज इच्छा है क्या कि पूरा रिवीजन करके 123 तक कंप्लीट कर दें? क्या तो बताओ भाई, कर देते हैं फिर। करें स्टार्ट? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कमेंट सेक्शन में जवाब दो भाई। ओके, बहुत बढ़िया भाई। हम्म। तो आज से अब जो है वो, आज तो सर जल्दी क्लास। अब डेली 15 मिनट लेट स्टार्ट करते हैं तो 15 मिनट जल्दी स्टार्ट करें ना। आज से अब जल्दी को नहीं। आज से जो है वो लगभग 13 तारीख तक, लगभग अगली 13 तारीख तक मैं यहीं इस स्टूडियो में ही हूँ। और मैं इस स्टूडियो में हूँ तो अब जो है वो थोड़ा सा अपने को स्ट्रिक्ट कर लो और कंटिन्यूटी रख लो। अब जो है वो वापस स्टार्ट करते हैं। तो अब दिन में जो है वो कम से कम आप मुझसे जो है वो 4 से 5 घंटे पढ़ेंगे। शाम को 8 बजे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो है वो दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे आप मुझसे पढ़ेंगे। और इसलिए जो है वो बच्चे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो इको और पॉलिटी दोनों साथ से स्टार्ट होगी सैटरडे से। और सीईटी वाले जो बच्चे हैं जिनको अभी फ्री करना है उनको इको आज से स्टार्ट हो जाएगी उनके लिए। पॉलिटी 123 तक जो है वो अब कंप्लीट होने वाली है। और राजस्थान इको और पॉलिटी दोनों साथ से स्टार्ट होने वाले हैं। आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम नहीं आ रही है, अब ज़्यादा पढ़ाना है तो धीरे बोलना है ना? हाँ। ओके। मोहित, ऐसे कोई एक प्रोसीजर होता है तो इसके अंदर जो है उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट अब आराम से पढ़ो, है ना? चले, रेडी हो? पहले मैं कुछ तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं। अब सारे दिन तुम ही जो है पूछते हो। अब 9 बजे तक किसी भी प्रकार का पढ़ाई के अलावा कमेंट नहीं आना चाहिए। बुक कल मिल जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों से निवेदन बस इतना सा है कि आज हम लोग जो है वो 123 तक जो है, आप एक बार टेक्स्ट वापस कर देना ईशा जी, 10 बजे ऑलमोस्ट जो है वो डायरेक्ट कॉल कर लेना आप जो है वो टीम को, हो जाएगा सॉल्यूशन, मैं पूछ लूँगा। ठीक है? अब जो, हाँ, मेंस की क्लास भी कंटिन्यू रहेगी। जो जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुए वो पूरे होंगे आपके, आप टेंशन मत लो। बिहेवियर की भी क्लास होएगी, पब्लिक एड की भी क्लास होएगी, आर्ट एंड कल्चर की भी क्लास होएगी, हिंदी की भी क्लास चलेगी। अब पहले कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ तुम लोगों से। तो बताओ, मंत्री और महान्यायवादी किस आर्टिकल के तहत जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर मंत्री और महान्यायवादी जी जो है वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं? कौन सा आर्टिकल है? हाँ, क्या बात है, 88। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आप लोगों से, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां कौन से आर्टिकल में है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां कौन से आर्टिकल में है? हाँ, जल्दी जल्दी, स्पीड से। अगला प्रश्न आपसे, आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन होता है, तो परिसीमन आयोग जो है उसका गठन कौन करता है? सरकार करती है, संसद करती है, निर्वाचन आयोग करता है, कौन करता है? हम्म। क्या बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। अगला क्वेश्चन, जब परिसीमन के अंदर जब बात चली कि 2026 तक आपका जो है वो परिसीमन जो है वो नहीं होगा, आंतरिक परिसीमन के लिए आप जो है वो 2001 की जनगणना का जो है वो डाटा लीजिए। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा कहा गया? ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत कहा गया? ये कौन से संविधान संशोधन के तहत कहा गया? वेरी गुड, 87। यहाँ गलत कर दोगे, 3 संविधान संशोधन याद करवाए थे, 42, 84, फिर 87। 42 में कहा था 2001 तक,
बाद में तो आपके जो है वो 84 में कहा था 2026 तक, और 87 में ये कहा था कि 2001 के डाटा जो है वो एटलीस्ट ले लीजिए। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ठीक है रिंकू जी, अब अगला प्रश्न आप लोगों से जो पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितना किस किस को कितना याद है। अब जो है मुझे ये बताइए, सदन में विशेष अभिभाषण के जो है वो प्रक्रिया कौन से आर्टिकल के तहत है? क्योंकि रिदम से तो तुम्हें याद है, बीच से पूछने का और ही मजा है। हाँ, बीच से पूछने का और ही मजा है, तो बताओ भाई, सभी स्टूडेंट जो है वो जरूर बताएं। क्या बात है, विशेष अभिभाषण किस में आता है? 87 में, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ आर्टिकल 102 के तहत जो निर्भरताएं हैं, उन निर्भरताओं का विनिश्चय, उन निर्भरताओं में डिसीजन जो है वो कौन लेता है? उसमें निर्णय किसका होता है कि अब इस आदमी को हटा दो, अब इस आदमी को हटा दो? 102 की जो निर्भरताएं हैं, तो निर्णय कौन लेता है? हाँ, बताओ। क्या बात है, लगभग सही बता रहे हो तू। एक ने गलत बताया है। आर्टिकल 103 के तहत कौन लेता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्श पे प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन आपसे कि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची बनी, दलबदल कानून लागू हुआ, और दलबदल कानून का लागू हुआ तो इसमें दलबदल का कोई दोषी है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? इसका निर्णय कौन लेता है? वेरी गुड, स्पीकर लेता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ, प्रोटेम स्पीकर सबसे सीनियर व्यक्ति होते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ तो प्रेसिडेंट दिला देते हैं। प्रोटेम स्पीकर के दो महत्वपूर्ण काम होते हैं, क्या क्या काम होते हैं? बताओ, स्पीड से बताओ भी। दो महत्वपूर्ण काम होते हैं प्रोटेम स्पीकर के, क्या क्या होते हैं? हम्म। एक तो जो है सबको शपथ दिलाता दिलाता है, और दूसरा, दूसरा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। एक तो शपथ दिलाना, और दूसरा दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो अध्यक्ष का चुनाव करवाना। अध्यक्ष का क्या करवाना दोस्तों? आपके यहाँ पे चुनाव करवाना। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ, गणपूर्ति का प्रावधान है कौन से आर्टिकल के तहत है? गणपूर्ति का प्रावधान है, आपके यहाँ 1/10 लोग आएंगे तभी जो है वो सदन स्टार्ट होगा, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत है? वेरी गुड, जब इतना पता है तो ये बता दो, संविधान के आर्टिकल 99 में क्या लिखा हुआ है? संविधान के आर्टिकल 99 में क्या लिखा हुआ है? 100 में गणपूर्ति है, तो 99 में क्या है बताओ? शपथ है। तो फिर बाद में 98 में क्या है? बताओ भाई बताओ, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करो। तो फिर बाद में जो है वो 97 में क्या है? वेतन है। 99 में किसकी शपथ है? तुमने ये तो बता दिया कि इसमें जो है वो आपने कहा कि सर वेतन भत्ते हैं। इसमें आपने कहा कि सर जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो 98 के अंदर जो है वो आपके यहाँ पे सचिवालय है, सचिवालय है। और यहाँ शपथ है, 99 में शपथ है। तो तुम ये बताओ 99 में किसकी शपथ है? फिर गलत किया सोनिया जी। हम्म। फिर गलत किया आपने। मतलब ये देखो सर, एक बात बोलती हूँ कि डीपीएसपी याद नहीं हुए, आज 123 तक याद करवा के डीपीएसपी भी याद करवा दूंगा। हम्म। तो क्या याद रखना है?
यहां जो शपथ है लोकसभा अध्यक्ष और इन सब की कोई भी अलग से शपथ नहीं होती है, ये भी सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। तो यहाँ पूरे के पूरे सदस्य की शपथ है, पूरे पूरे जो है वो क्या है, सदस्य की शपथ है। याद रह जाएगा, कभी डाउट में नहीं आना। अब 97 है और 106 में क्या अंतर है? 97 और 106 में क्या अंतर है? 97 है और 106 में क्या अंतर है? 97 और 106 में क्या अंतर है? बताओ सभी, 97 और 106 में क्या अंतर है? कईयों को तो रात वाला मैसेज नहीं मिला होगा कि सुबह 7 सवा 7 बजे क्लास होगी, 7:30 तक आएंगे और नहीं, फिर आके बोलेंगे सर आप जल्दी कैसे आ गए। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। 97 के अंदर वेतन भत्ते अध्यक्ष उपाध्यक्ष के और जो है वो दोस्तों सभापति उपसभापति के हैं, और यहाँ वेतन भत्ते जो है वो दोस्तों आपके किसके हैं? आपके संसद के सदस्यों के हैं। एकदम क्लियर। अब एक अगला प्रश्न आप लोगों से पूछता हूं कि कोई व्यक्ति अगर अपने दल से त्यागपत्र दे दे तो क्या लागू होगा क्या दल बदल? क्या लागू होगा क्या दल बदल? क्या अपने दल के विरुद्ध मतदान कर दे तो क्या लागू होगा क्या दल बदल? या मतदान में अनुपस्थित हो जाए कहने के बावजूद तो क्या दल बदल लागू होगा क्या? हाँ, या निर्दलीय व्यक्ति अगर ज्वाइन कर ले तो क्या दल बदल लागू होगा क्या? और अगर मनोनीत व्यक्ति 6 माह बाद ज्वाइन करे, 6 माह बाद ज्वाइन करे तो क्या लागू होगा क्या? बताओ इन 4 कंडीशन में। हाँ, 4 कंडीशन में, चारों कंडीशन में लागू होगा दल बदल कानून। वेरी गुड। चलो फिर आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि अगर जो है आपका प्रस्ताव लोकसभा में है और लोकसभा भंग हो जाए तो क्या प्रस्ताव खत्म हो जाएगा क्या? हाँ, हो तो जाएगा सर। अगर प्रस्ताव जो है वो लोकसभा से राज्यसभा में चला गया और अब लोकसभा भंग हो गई तो खत्म हो जाएगा क्या? कहाँ सर हो जाएगा? अगर प्रस्ताव राज्यसभा में था और वहां से लोकसभा में आ गया, ठीक है, तो क्या प्रस्ताव खत्म हो जाएगा क्या? हाँ, तो हो जाएगा, फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रस्ताव किस कंडीशन में खत्म नहीं होगा? प्रस्ताव जो है वो उन 4 कंडीशन में खत्म नहीं होगा कि प्रस्ताव जो है वो केवल राज्यसभा में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोकसभा में आया था, राज्यसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, राज्यसभा में आया था, लोकसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे तो फिर तो दोनों सदन को वापस करना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है राजेंद्र। लोकसभा ने छू लिया तो जो है वो हालात खराब हो जाएंगे ऐसे। वेरी गुड। हाँ राजेंद्र, दिख रहे हैं आपके कमेंट भाई, सबके दिख रहे हैं, बस देखने उसी के ही हैं। हाँ, क्योंकि अब देखूंगा तो फिर कोर्स नहीं होगा। डन, एकदम क्लियर। तो अब तक जो आपने पॉलिटी पढ़ी है वो अंडर कंट्रोल है ना? जो सारी चीजें पढ़ी हैं कि आपके यहाँ पे जो है वो प्रश्न काल जो है वो संसद का पहला 1 घंटा होता है, जिसमें दोस्तों आपके यहाँ लोकसभा में 11 से 12, राज्यसभा में 12 से 1 होता है। याद रखना है कि सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री जवाब देते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं। एक तारांकित प्रश्न होते हैं जो दोस्तों जो है वो मौखिक ही पूछे जाते हैं, मौखिक ही उत्तर दिया जाता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक अतारांकित क्वेश्चन होते हैं जो कि 14 दिन के नोटिस के तहत पूछे जाते हैं, जिनका जवाब लिखित दिया जाता है, और दोस्तों सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। एक अल्प सूचना क्वेश्चन होते हैं, और अल्प सूचना प्रश्न जो होते हैं 10 दिन के नोटिस के साथ पूछे जाते हैं, जवाब मौखिक मिलता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। और अगली बात याद रखें, आपातकालीन चर्चा 2 आवर डिस्कशन होता है जो कि वीक में 3 डेज 2-2 घंटे
दिए जाते हैं। आधे घंटे की चर्चा 30 मिनट की चर्चा होती है, जिसमें वीक में 3 डेज इसके अंदर दिए जाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। हाँ, अभी इसके अलावा तुम्हारे और जो डाउट है उसके लिए भी हम लोग आगे चलेंगे। अभी ये मत सोचना कि जो है वो पॉलिटी में मतलब संसद हो गए। मैं जब 123 तक करवाने के बाद में तुम्हारी जो है वो 2 क्लास और लूँगा, और उसके बाद में तुम्हें जो है वो एक बेसिक सी समझ, मतलब जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं। और वो गलत कब नहीं होगा? जब हम सभी प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे कि निंदा प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, कटौती प्रस्ताव क्या है, सांकेतिक प्रस्ताव क्या है, सारे प्रस्ताव एक क्लास में हम पढ़ेंगे ताकि दिमाग में वो और छप जाए। और जितने भी दोस्तों आपके यहाँ पे, हाँ, ये जितने भी आपके यहाँ पे प्रस्ताव का मामला है वो पढ़ेंगे। उसके अलावा जितने भी बहुमत हैं, साधारण बहुमत क्या है, सामान्य बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, 2/3 बहुमत क्या है, उसके बारे में एक क्लास लूंगा। और उसके अलावा जितनी भी संसद की समितियां हैं, जितनी भी संसद की समितियां हैं उनकी एक क्लास लूंगा। ये 3 क्लास होने के बाद में आप जो है अगर रिवीजन कर लेंगे तो पॉलिटी में आप निपुण हैं। बस अब आपके जो है वो दोस्तों जो है वो, हाँ, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा आपके पॉलिटी में। पॉलिटी आपको लगा है कि धीरे चलिए अगर, हाँ, प्रदीप डटे कौन डटे? हम फालतू प्रश्न नहीं पूछते हैं, फिर भी जब पूछते हैं तो आपका जवाब नहीं। क्या नहीं पूछा तो डट जा। सुबह पहले मैं प्रश्न पूछने थोड़ी मैं पूछूं प्रश्न। हाँ, हो जाए तेरे प्रश्न जो है वो संबंधित क्या होते हैं, कौन सी क्लास कब होगी क्या, तो कदे प्रश्न पूछा है पॉलिटिव संबंधित? तो आप बातान बतान ने टेक्निकल टीम है, मैं टेलीग्राम पर बता दे कौन सी क्लास करना हो सिर के है। ठीक है, आगे बात। ठीक है, तो सबका बेस्ट, मतलब बढ़िया तरीके से याद हो रहा है। अब हमने कल जो पढ़ा वो अब तक हम लोग जो है वो कहां तक पहुंचे? हम आर्टिकल 107 तक पहुंचे। और आज ये जर्नी जो है, अब जो है वो मैंने पूरा रिवीजन तुम लोगों को करवा दिया है, और अब मैं आप लोगों को 123 तक आज ले जाऊंगा। आर्टिकल 123 तक आज ले जाऊंगा, और उसके बाद में तुम लोगों को 123 तक ले जाके ये 3 क्लास और लेके फिर रिवीजन करवाऊंगा। फिर जो है तुम लोगों को रिवीजन करवाऊंगा, मतलब नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो उससे पहले पॉलिटी आपकी 1/3 क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं और दोस्तों यहाँ चर्चा करते हैं अब तक जो आपने पढ़ा है, उसके बाद में हम जो है वो आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो है वो कहाँ तक पढ़ लिया था अपन लोगों ने। हाँ, प्रश्न जो है वो ये 107। अब अपन ने जो है वो सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में अंतर और देख लेते हैं। वैसे मैंने बता दिया था, सरकारी विधेयक वो विधेयक होते हैं जो मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, मतलब सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, याद रख लेना। तो आपके जो गैर सरकारी या निजी विधेयक जो होते हैं वो दोस्तों याद रखे किसी भी सदस्य के द्वारा, मंत्री के अलावा अगर कोई भी मेंबर लेके आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं। याद रखें, सरकार की नीतियों को दर्शाता है सरकारी विधेयक है, जबकि गैर सरकारी विधेयक जो है वो दोस्तों जनरली विपक्षी दल लेके आता है, जनरली सत्ता पक्ष वाले नहीं लेके आते हैं, तो विपक्ष की मंशा को जाहिर करता है। और दोस्तों यहां संसद से पारित होने की पूरी संभावना है, क्योंकि अगले के पास बहुमत है मंत्री के पास, तभी मंत्री बने हुए बैठे, तभी मंत्री परिषद चल रही है। यहां संभावना कम होती है, यहां संभावना कम होती है। लेकिन अगर सरकारी विधेयक अस्वीकृत हो जाए तो सरकार को नैतिक रूप से जो है वो क्या दे देना चाहिए? नैतिक रूप से दोस्तों जो है वो क्या दे देना चाहिए? याद रख लेना, नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिक रूप से क्या दे देना चाहिए दोस्तों? जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बताओ क्यों दे देना चाहिए? अगर आपके मंत्री जी जो हैं वो कोई भी सरकारी विधेयक लेकर आए हैं, और अगर सरकारी विधेयक आपसे पास नहीं हो रहा, सरकारी विधेयक जो कि मंत्री परिषद का विधेयक होता है, जो कि 7 दिन के नोटिस पे लाया जाता है, 7 दिन के नोटिस पे जो है वो लाया जाता है, अगर ये पास नहीं हो तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें पूरी की पूरी जो है वो मंत्री परिषद को जो है वो क्या दे देना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? क्योंकि जब आपसे पारित ही नहीं हो रहा, इसका मतलब आपके पास मेजोरिटी नहीं है हाउस में, और जब बहुमत नहीं है तो या तो खुद दे दो या फिर अगला अविश्वास प्रस्ताव जल्दी ले आएगा आपके लिए।
आपके लिए जो है वो अगला अविश्वास प्रस्ताव जल्दी ले आएगा। हाँ जी, आज से होगी। अभी 9 बजे तक ये पढ़ेंगे, 11 बजे से जो है वो इकोनॉमी स्टार्ट होगी सीटी वालों के लिए। हाँ, चले, एकदम क्लियर। एक चीज समझ में आ गई कि सरकारी विधेयक अगर पारित नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो है वो याद रखें। इसका मतलब ये है कि अब आपको यहाँ पे जब हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं 57 निजी विधेयक आए हैं, कितने पारित हुए हैं, कौन सी विधानसभा में सबसे ज्यादा है। यहाँ आपको इंडियन पॉलिटी में कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, फैक्ट पे नहीं जाना है, ज्यादा फैक्ट पे नहीं जाना है। आर्टिकल और कॉन्सेप्ट, आर्टिकल और कॉन्सेप्ट और स्टेट पॉलिटी जब पढ़ो ना तो बाल की खाल निकाल लो भाई। वहां आपको राजस्थान की हर चीज पता होनी चाहिए, वहां राजस्थान की हर चीज पता होनी चाहिए। तो इंडियन पॉलिटी की अप्रोच अलग रखें और स्टेट पॉलिटी की अप्रोच अलग रखें, हमेशा याद रखें। और आप जब निजी विधेयक जब लेके आते हो तो दोस्तों पेश करने के लिए संसद में 1 माह का नोटिस देना होता है दोस्तों, याद रखें। किसके देना पड़ता है? 1 माह का नोटिस जो है वो देना पड़ता है। तो सरकारी और निजी विधेयक का बेसिक अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए कि सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जो मंत्री या मंत्री परिषद द्वारा लाया जाता है। निजी या गैर सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जो दोस्तों आपके सदस्य के लिए लाया जाता है। याद रख लेना कि इसकी संभावना जो है वो पूरी होती है कि पास हो जाएगा, इसकी संभावना जनरली जो है वो कम ही होती है। इसकी संभावना जो है वो जनरली जो है वो क्या होती है? कम ही होती है। ये 7 दिन के नोटिस के द्वारा लाया जाता है और ये जो है वो 30 दिन पहले नोटिस देके लाया जाता है। इसको बनाने की पूरी जिम्मेदारी उस मंत्री के विभाग की होती है और दोस्तों जो है वो इसको बनाने की पूरी जिम्मेदारी सदस्य की खुद की होती है। अगर ये पारित नहीं हो तो नैतिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पारित नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा ले। चले आगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन। बताओ संयुक्त अधिवेशन हमने कहां से लिया? हाँ बताओ, संयुक्त अधिवेशन हमने कहां से लिया? आज 123 तक तुम पढ़ लोगे ना तो ऐसे तुम्हें आनंद से आएगा कि हाँ सर अब जो है वो टेंशन खत्म। हाँ, अब संयुक्त अधिवेशन में मुझे कुछ पढ़ाने की जरूरत है क्या? क्योंकि आज तक जो तुमने पॉलिटी पढ़ी ना उसमें संयुक्त अधिवेशन का जिक्र अब तक मैंने 3 से 4 बार कर दिया कि भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यदि दोनों सदन के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए, दोनों सदन के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए, मतलब लोकसभा की कही बात राज्यसभा नहीं माने, राज्यसभा की कही बात लोकसभा नहीं माने, या कोई सदन अपने पटल पर उस प्रस्ताव को पढ़ा रहने दे, क्योंकि कहीं लिखा हुआ तो है नहीं कि कितने दिन में पास करना है। भाई किस कंडीशन के अंदर होगा कि अगर मान लो लोकसभा ने कोई जो है वो प्रस्ताव भेजा, किसके पास है? राज्यसभा के पास। राज्यसभा में उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिए। अब या तो लोकसभा उसे अमेंडमेंट को स्वीकार कर ले, या लोकसभा अगर राजी नहीं है तो लोकसभा वापस अमेंडमेंट कर दे, राज्यसभा को भेज दे। अब राज्यसभा इसे पढ़ा रहने दे, क्योंकि लिखा हुआ तो है नहीं कि कितने दिन में पारित करना है। और इस सारे मामले के अंदर जो है वो गतिरोध उत्पन्न हो जाए और दोनों सदन एक दूसरे से सहमत नहीं है, दोनों सदन एक दूसरे से सहमत नहीं है, दोनों सदन है एक दूसरे से अगर है सहमत नहीं है तो दोस्तों इस कंडीशन में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इस कंडीशन में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। हाँ, और क्या याद रखना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को? कि यहां संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, यहां संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए कौन बुलाता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कौन बुलाता है भाई? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और अगर वो अनुपस्थित है तो फिर लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। तो तभी तो कहते हैं कि जो है वो, हाँ वो तो बिठा ले सर, बैठते कहाँ बिठा लेते हैं, लोकसभा घनी बड़ी है अपने यहाँ पे, है ना, तो वहाँ बिठा लेते हैं सबको एक जगह। अब संयुक्त अधिवेशन जो जॉइंट सेशन है उसमें याद रखें दोस्तों, लक्ष्मी जी बस अभी क्लास स्टार्ट हुई है, केवल 24 मिनट हुई है, जिसमें से 14 मिनट हम लोगों ने रिविज़न किया है और अब 10 मिनट पढ़ा है।
और ये इतने दिन समय की कमी थी, वो एक कारण था। अब हर दिन यही होगा, 15 मिनट रिवीजन स्टार्टिंग में होगा, है ना। 15 मिनट रिवीजन जो है वो स्टार्टिंग में होगा। तो क्लास में जो भी विद्यार्थी हैं वो समय पे आ जाएं, बिना रिवीजन कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट 15 मिनट पहले आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो संयुक्त अधिवेशन के बारे में दोस्तों जो है बात करते हैं आपके यहाँ। जॉइंट सेशन के बारे में हम लोगों ने बात करी कि यहाँ पे गतिरोध अगर है तो संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुलाया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। और याद रखिए, संयुक्त अधिवेशन की पूरी कार्यवाही लोकसभा के नियमों के अंतर्गत ही चलती है। तभी तो कहते हैं राज्यसभा वैसे तो घनी पावर है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा जो है उसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये याद रख लेना, ये प्रोविजन आपके यहाँ है। तो अब अगर आपसे संयुक्त अधिवेशन का कोई क्वेश्चन पूछ ले तो प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए कि आर्टिकल 108 के तहत प्रेसिडेंट बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों आपके यहां, याद रख लेना, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है दोस्तों आपके यहां, लोकसभा अध्यक्ष। अब भाई याद, ये तो आपको याद रह जाएगा। फिर वो नहीं हो तो उपाध्यक्ष। तो क्या फिर वो नहीं हो तो राज्यसभा के सभापति करेंगे? ना ना, उपराष्ट्रपति का अपना खुद का एक ओरा है कि भाई अगर पहले ही आपने अध्यक्षता नहीं करवाई तो मैं कैसे करूंगा। तो उपराष्ट्रपति साहब नहीं करते हैं, याद रख लेना। मतलब राज्यसभा सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। ये पूरा ज्वाइंट सेशन है, किसके नियमों से चलता है? लोकसभा के नियमों में से चलता है, याद रख लेना। इसमें प्रभुत्व भी जो है वो दोस्तों किसका होता है? लोकसभा का प्रभुत्व होता है। लोकसभा का प्रभुत्व होता है। किसका प्रभुत्व होता है दोस्तों आपके यहाँ पे? लोकसभा का प्रभुत्व होता है, क्योंकि लोकसभा की संख्या ज्यादा है भाई। तुमने खुद ने पढ़ा है कि 550 और 200 250 में तो कितना अंतर है। तो यहाँ प्रभुत्व भी क्या होता है दोस्तों आपके यहाँ? लोकसभा का होता है। ये भी याद रखें दोस्तों, ये याद रह जाएगा दोस्तों। उसके अलावा जब आगे चलते हैं तो कुछ कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। कुछ कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, पहला आपको एक प्रोविजन बताऊं तो जैसे आपके यहां पे अगर संविधान संशोधन विधेयक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो उस कंडीशन में जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता। संविधान संशोधन जो है उसमें जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा। क्यों नहीं बुलाया जा सकता? क्योंकि अगर इसमें ही अगर संविधान सभा वाले जब संविधान निर्माण किया था तो उनमें दिमाग था, तभी तो इतना शानदार संविधान उन्होंने बना दिया। उन्होंने सोचा अगर अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाने लग गए तो ऐसे तो फिर कभी राज्यसभा की चलेगी ही नहीं। हाँ, हर 5वें दिन हर 6ठे महीने बिठा दो एक जगह। लोकसभा में जिसका बहुमत है वो दोस्तों जो है वो बढ़िया तरीके से कोई भी चीज पारित कर ले, है ना। जायज बात हो गई। मतलब जो उसको बदलाव करना है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा एक जगह बैठेंगे तो यहाँ मतलब यहाँ आपको जो है वो नंबर्स में आपको पता चलेगा कि वहाँ 250 के आसपास, यहाँ 550 के आसपास, डबल है भाई उनका नंबर। तो कोई भी चीज़ आएगी, वोटिंग होगी तो वैसे ही लोकसभा की चलेगी। कोई भी चीज़ आएगी, वोटिंग होगी तो वैसे ही लोकसभा की चलेगी। और लोकसभा की जब चलेगी तो वहाँ सत्ता पक्ष जो है वो अपने अनुसार जो है वो चला लेगा। ये तो आप मानते हो ना। तो संविधान संशोधन एक बड़ा ही जो है वो सेंसिटिव इश्यू है। और ये जो है वो दोस्तों आपके संघात्मक शासन से जुड़ा हुआ है, कि आपके जो है वो संघीय शासन से जुड़ा हुआ है। और इसमें कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो सरकार के पक्ष में हो। ऐसी कोई भी मतलब प्रोविजन नहीं है कि सरकार अपने अनुसार कुछ ही कर ले, उसे सदन में बहुमत चाहिए। तो अगर आप संविधान संशोधन पारित करना चाहते हो ना, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करवाओ। और अगर नहीं पारित हुए ना तुम लोगों से तो बैठ जाओ, रहने दो। बस की नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेना, जब बहुमत आ जाए तो कर लेना। और ये आप हमेशा याद रखें कि आपको दोनों से ही पारित करवाना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो एक तो संविधान संशोधन में जो है वो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। दूसरी कंडीशन है धन विधेयक। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों आपके यहाँ? धन विधेयक जो मनी बिल है उसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। इसमें धन विधेयक में जो है वो हाँ, आज से स्टार्ट हो जाएगी पोकर। धन विधेयक में जो है वो दोस्तों जो है वो मनी बिल जो है वो मनी बिल के अंदर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। क्यों नहीं बुलाया जा सकता? कि भाई धन विधेयक जो है ना, वो धन विधेयक है और उसमें राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है ही नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोक सकता है। तू हाँ कहे चाहे ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क है नहीं पड़ता है। तो धन विधेयक में भी आपके यहाँ पे जो है वो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, याद रख लेना उसके। हाँ, तो ये दो बातें आप लोगों को याद रह जाएगी।
दो बातें याद रह जाएंगी। ये आपका आर्टिकल 108 जो है वो दोस्तों कंप्लीट है। और आपके यहाँ संयुक्त अधिवेशन का निर्णय हमेशा सामान्य बहुमत से होता है। लोकसभा जनरली हावी रहता है। 3 बार आपके यहाँ ज्वाइंट सेशन आया है। एक दहेज प्रतिषेध अधिनियम के टाइम ज्वाइंट सेशन हुआ था, एक बैंकिंग सर्विस कमीशन के टाइम, और एक जो है वो दोस्तों पोटा एक्ट के टाइम जो है वो संयुक्त अधिवेशन हुआ था। याद कर लो भाई, याद कर लो। हाँ, ना ना, गतिरोध है तभी बुलाया जा सकता है नया। लिखो एक बार, दहेज, बैंकिंग और पोटा। दहेज प्रतिषेध एक्ट 1960, बैंकिंग सर्विस कमीशन 1977, 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा एक्ट के तहत जो है वो एक बार हो रहा था। एक बार सभी लिखो, दहेज, बैंकिंग, पोटा। दहेज, बैंकिंग, पोटा। दहेज प्रतिषेध, बैंकिंग सर्विस कमीशन और दोस्तों पोटा। याद रखना, याद रह जाएगा, पक्की बात। अब हम दो आर्टिकल पे चलेंगे, 109 और 110 पे चलेंगे। तो पहले 110 पढ़ा दूं फिर 109 पढ़ा दूं। पहले अगर हम लोग जो है वो बात करें दोस्तों आपके यहाँ पे, हाँ, तो पहले 110 पढ़ा दूं फिर 109 पढ़ाता हूं, क्योंकि संविधान में पहले धन विधेयक की प्रक्रिया है फिर धन विधेयक की परिभाषा है। तो पहले धन विधेयक तो समझ लें कि मनी बिल है क्या। हाँ, दहेज, बैंकिंग, पोटा। कोई बात नहीं, आज आपको शेड्यूल मिल जाएगा। दहेज, बैंकिंग, पोटा 60, 77, 2002, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताओ 108 आर्टिकल दिमाग में किस किस के छप गया। हाँ, आर्टिकल 108 दिमाग में जो है वो किस किस के जो है वो छप गया। दिमाग में सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपके जो है 1960, 77 और 2000। हाँ सर, फिर इसकी अध्यक्षता कौन करेगा बताए ना, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और कौन करेगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कर लेगा। मामला अंडर कंट्रोल में है, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं दोस्तों और आगे बात करते हैं। अब हम लोग जो है वो बात करते हैं, आपके पास दो आर्टिकल है, 109 आर्टिकल है और 109 आर्टिकल जो है वो बताता है, वो धन विधेयक की प्रक्रिया बताता है। क्या बताता है दोस्तों, धन विधेयक की प्रक्रिया बताता है। और धन विधेयक की प्रक्रिया जो है वो मैं पहले ही तुम लोगों को पता नहीं कितनी बार बता चुका, ये आर्टिकल तुम लोगों को पता है। और 110 का आर्टिकल है वो धन विधेयक की परिभाषा बताता है कि धन विधेयक होता क्या है। धन विधेयक की परिभाषा बताता है, धन विधेयक की परिभाषा बताता है। तो हमें अब जो है वो प्रक्रिया मैंने कई बार बता दी, प्रक्रिया बताई ना मैंने तुम लोगों को कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश होता है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है वो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ही डिसीजन लेता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही आता है। धन विधेयक राज्यसभा में केवल 14 दिन के लिए जाता है। और दोस्तों राज्यसभा हाँ कहे चाहे ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक पे 2 बार सर्टिफिकेट देता है। एक बार जो है वो राज्यसभा में जाते टाइम सर्टिफिकेट दे के भेजता है। ध्यान रखना 14 दिन ही है, हाँ कहो चाहे ना कहो तुम्हारे ऊपर जो है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान सम्मान के लिए हाई करना। एक बार प्रेसिडेंट के पास जाते टाइम वापस सर्टिफिकेट लगाता है कि भाई साहब आपने ही भेजा था, आपकी पूर्वानुमति से आया था, वापस मत लौटा देना। इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। प्रक्रिया में वापस याद करवा दूंगा, लेकिन प्रक्रिया पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। हाँ किया हुआ ना, थोड़ा थोड़ा डिस्कशन धन विधेयक की प्रक्रिया पे थोड़ा डिस्कशन हमने जो है वो किया हुआ है धन विधेयक की प्रक्रिया पे थोड़ा। तो जब थोड़ा डिस्कशन हमने धन विधेयक की प्रक्रिया पे किया हुआ है, तो अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले धन विधेयक की परिभाषा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, धन विधेयक की परिभाषा। याद रखें कि कोई भी चीज, इनसे संबंधित कोई भी चीज हो, चाहे वो कर लगाने से संबंधित हो, चाहे ऋण से संबंधित हो, चाहे भारत की संचित निधि का पैसा हो, चाहे भारत की आकस्मिक निधि में धन जमा करवाने का पैसा हो, चाहे संचित निधि से धन निकालने का पैसा हो, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करने की कोई बात हो, या जो है वो दोस्तों भारित व्यय में वृद्धि करने की कोई बात हो, सारी चीज जो है वो दोस्तों धन विधेयक से संबंधित है। अब यहां मैं आपको एक चीज समझाता हूं। हमारे यहां 3 प्रकार की निधि होती है। कितने प्रकार के फंड होते हैं, 3 प्रकार के फंड होते हैं। 3 प्रकार के फंड होते हैं, 3 प्रकार के फंड होते हैं। एक होता है संचित निधि। एक क्या होती है दोस्तों आपकी कंसोलिडेटेड फंड,
संचित निधि, एक होता है दोस्तों आपकी लोक निधि, लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट आपका जो लोक लेखा निधि। हाँ, लोक लेखा निधि जो आपकी यहाँ पे होती है, पब्लिक अकाउंट जो आपका फंड होता है, और एक होता है आकस्मिक निधि। क्या होती है दोस्तों? एक होती है आकस्मिक निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। बेसिक बेसिक पढ़ो एक बार, थोड़ा थोड़ा समझ में आए। संचित निधि में वो सारा पैसा आता है जो दोस्तों सरकार के कर से जितना पैसा आता है, वो सरकार के कर से जितना पैसा आता है वो संचित निधि में जमा होता है। इससे पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति जरूरी है, संसद की अनुमति जरूरी है, संसद की जो है वो क्या जरूरी है? अनुमति जरूरी है दोस्तों, याद रखें। हाँ, एक एक चीज बता रहा हूं यहां पे। संचित निधि जो कंसोलिडेटेड फंड जो है वो, उसमें गवर्नमेंट की इनकम आती है, और गवर्नमेंट की जो इनकम आती है वो दोस्तों आप याद रखें, उसके लिए संसद की अनुमति जरूरी है। जायज बात है। अब ये लोक लेखा निधि है, इसमें सरकार की लायबिलिटी होती है। जैसे मान लो तुम्हारे पेंशन फंड का पैसा है तो वो इसके अंदर पड़ा है, तुम्हारे पेंशन फंड का पैसा है तो वो इसके अंदर पड़ा है, इंश्योरेंस का पैसा है वो इसके अंदर पड़ा है, तो वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, और गवर्नमेंट को इससे संबंधित पैसा खर्च करने के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट को अनुमति की आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट को अनुमति की आवश्यकता नहीं। ये तीनों समझोगे ना थोड़ा थोड़ा, तभी जाके परिभाषा निकाल पाओगे, कभी डाउट नहीं रहेगा। परिभाषा 5 नंबर में पूछ ले, 10 नंबर में पूछ ले, इजीली लिखाओगे जब ये समझ लोगे तो। और आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के पास है, आकस्मिक निधि जो है वो राष्ट्रपति के पास है, और अगर आपको कोई कंटिजेंसी फंड, कोई आकस्मिकता के अंदर पैसा चाहिए तो आप राष्ट्रपति से पैसा ले सकते हो, और जब आपके पास पैसा आ जाए तो आप वापस जमा करवा दो। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो है वो, इससे पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति चाहिए, यहां से पैसा निकालने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए, यहां से पैसा निकालने के लिए केवल राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो धन विधेयक कौन सी निधि से संबंधित होगा, तुम बताओ? धन विधेयक कौन सी निधि से संबंधित होगा, तुम बताओ? हाँ, निधि मतलब फंड। लव जी पूछ रहे निधि क्या होता है? निधि मतलब फंड भाई, फंड है ना। इधर देखो तुम, हाँ, फंड, कोष। बताओ, अब तुम लोगों को जो है वो एक बेसिक सा क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, इसकी डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी। ये सबसे टफ काम है। तुम्हारे इसकी तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे किसी पूछना कि यार तू बहुत बात बताता है धन विधेयक की प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया, तो परिभाषा बता दे, मेरे को मान जाऊंगा। हाँ, है ना। सरकार के पास 3 फंड होते हैं लव, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक पब्लिक अकाउंट फंड, और एक आपका जो कंटिजेंसी फंड। इससे बेसिक आपको पता चल रहा है कि संचित निधि से जितना भी पैसा निकलेगा उस पैसे के लिए मनी बिल लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? धन विधेयक लाना पड़ेगा। ये तो समझ में आ गया। लोक लेखा निधि के लिए धन विधेयक लाने की जरूरत नहीं है। आकस्मिक निधि जो है वो दोस्तों, उसके अंदर जो है वो आप राष्ट्रपति से अनुमति ले रहे हो, निकालते समय तो जरूरत नहीं है, निकालते समय तो पैसा लेते समय तो जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि सरकार ने यहां से 200 करोड़ रुपए राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से ले लिए, जमा करवाएंगे तब धन विधेयक लाना पड़ेगा, जमा करवाएंगे तब जो है वो धन विधेयक लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि कहां से करवाओगे जमा? इसमें से ही तो करवाओगे जमा। मान लो कि आज आप अपना जो है वो, आपको इमरजेंसी आ गई, पिताजी से पैसे लेने हैं, आपने ले लिए, ठीक है। उसके बाद में जब वापस, चलो जनरली पिताजी को तो वापस जमा नहीं करवाने पड़ते, लेकिन जमा करवाओगे तब तो अपने अकाउंट से ही करवाओगे। तो अब आपको ये बेसिक पता चल जाना चाहिए कि संचित निधि से पैसा निकालना हो, संचित निधि में पैसा जमा करना हो, वो धन विधेयक से होगा। आकस्मिक निधि से पैसा निकालते समय राष्ट्रपति दे देगा, क्योंकि वो टेम्परेरी व्यवस्था है कि एक बार आप ले लो, आपको आकस्मिकता, इमरजेंसी है, आपातकाल को आपको पैसा चाहिए। लेकिन जैसे ही 70 चालू होगा, आपको जो इसमें से पैसा जो 200 करोड़ लिया था वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, और जब ट्रांसफर करना पड़ेगा तो इस कंडीशन में मनी बिल लाना पड़ेगा, क्योंकि पैसा किससे निकल रहा है? संचित निधि से निकल रहा है। पैसा किससे निकल रहा है? संचित निधि से निकल रहा है। लोक लेखा निधि सरकार का अपना अकाउंट है और सरकार का अपना पैसा है, सरकार की अपनी लायबिलिटी है, सरकार को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन जो है वो डेफिनेशन पे चलते हैं। अब थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन आपको जो है वो पल्ले पड़ेगी। क्या पड़ेगी? कोई मामला कर से संबंधित हो,
कोई मामला ऋण से संबंधित हो, कोई मामला कर से संबंधित हो, कोई मामला ऋण से संबंधित हो, कोई मामला भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि में पैसा जमा करवाने से संबंधित हो, कोई मामला भारत की संचित निधि से धन निकालने का हो, किसी व्यय को संचित निधि पर भारित करने की बात हो कि यह पैसा संचित निधि से ही निकलेगा, या जो भारित व्यय है उसमें वृद्धि करने की बात हो, इसे पूरा धन विधेयक बोलते हैं। फिर समझाता हूं, हाँ फिर समझाता हूं। मतलब ये मनी बिल समझना अपने आप में है, लेकिन मजा आ जाएगा अगर ये समझ में आ जाएगा, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोगों को अब क्या याद रखना है कि कोई मामला कर से संबंधित है, कोई मामला ऋण से संबंधित है, याद रखें। कोई मामला जो है वो धन जमा करवाने का है, और जमा दो जगह हो सकता है, एक तो संचित निधि के अंदर आपने जमा किया और एक आपने आकस्मिक निधि में जमा करवाया, एक आपने आकस्मिक निधि में जमा करवाया। और कोई मामला धन निकालने का है, तो निकाल केवल और केवल कौन से के लिए संसद की अनुमति लगती है? संचित निधि से जो है वो निकालने की अनुमति लगती है। अब आती है भारित व्यय, तो किसी धन को भारित करने की बात की, ये संचित निधि पर भारित होगा, और जो है उसके साथ जो भारित व्यय है उसमें वृद्धि करने का जो है अगर कोई प्रोविजन आता है, तो उसके लिए भी दोस्तों जो है वो बात करते हैं कि उसके लिए भी जो है वो मनी बिल चाहिए होगा। हाँ, अब यहां आप लोगों को याद नहीं करते हैं। अमन कह रहे हैं कि आकस्मिक में राष्ट्रपति मना भी, हाँ कर सकते हैं, लेकिन जनरली नहीं करते हैं, वो कोई दूसरी जगह से थोड़ी आते हैं। हाँ कल ऑलमोस्ट अक्षिता आज प्रिंटिंग में चली जाएगी करंट अफेयर की बुक, और उसके बाद में जो है वो कल, हाँ याद रह जाएगा। अब दोस्तों जो है वो बात करते हैं, ईशान का पूछना है कि सर आकस्मिक निधि में पैसा कहां से आता है, जैसे संचित निधि में पैसा आता है। केंद्र राज्य वित्त संबंधों में इन तीनों फंड को अलग से मतलब लगभग 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर भी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आकस्मिक निधि के अंदर पैसा राष्ट्रपति के अंडर पहले से ही रहता है जनरली, और उसके साथ साथ दोस्तों आपकी लोक लेखा निधि के अंदर पैसा, जैसे अपन पेंशन फंड में कटौती करवाते हैं, इंश्योरेंस का पैसा जो हम कटौती करवाते हैं, सरकार के पास जो पैसा हमारा पड़ा है, सरकार के पास जो पैसा एज ए कस्टोडियन पड़ा है, पैसा हमारा है लेकिन सरकार के पास पड़ा है, वो सारा पैसा जो है लोक लेखा निधि में आता है। और संचित निधि में वो सारा पैसा आता है जो गवर्नमेंट के पास है, दोस्तों गवर्नमेंट की इनकम से है, उससे पैसा निकालने के लिए जो है वो क्या चाहिए? अनुमति चाहिए संसद की। अब यहां पर ये दो चीज तो समझ में आ गई, जमा और निकालने की बात किस किस को समझ में आ गई कि जमा तो संचित निधि और आकस्मिक निधि, संचित निधि और आकस्मिक निधि, और निकाल सकते हो केवल संचित निधि से। अब भारित व्यय के बारे में बात करते हैं। भारित व्यय क्या होता है? आपने कुछ पढ़ा होगा और हम लोगों ने देखा था कि जो है वो जिनका संचित निधि पर भारित व्यय होता है उसमें कटौती नहीं की जा सकती। बताओ आपके वेतन कौन सी अनुसूची में आते हैं? आपके वेतन कौन से अनुसूची में आते हैं? मैंने कुछ याद करवाया था, जब तुम्हें अनुसूची याद करवाई थी तो मैंने आप लोगों को संवैधानिक पदों के बारे में कुछ याद करवाया था, और हमने कहा था कि राष्ट्रपति, याद रखें, राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि पर भारित होगा। संचित निधि पर भारित होगा मतलब ये पैसा संचित निधि से दिया जाएगा। क्या बात है? सेकंड अनुसूची में हाँ आपने जो है वो पढ़ा था, ये संचित निधि पे जो है वो भारित होगा राष्ट्रपति। गवर्नर का पैसा भारित होगा, हम लोगों ने पढ़ा था ये। हाँ उसके साथ साथ केक का पैसा भारित होगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज का पैसा संचित निधि पे भारित होगा, पढ़ा था अपन लोगों ने। तो ये पहले से प्रोविजन है कि आपकी सेकंड अनुसूची में मेंशन है कि कौन कौन सा पैसा, किस किस का वेतन जो है वो संचित निधि पे भारित होगा, मतलब वहीं से उसका पैसा उठेगा। और अब अगर कोई नया पद, अगर याद मान लो कि कोई जो है वो नया पद है, उसका पैसा अगर भारित करना है तो संसद जो है वो प्रस्ताव लाके धन विधेयक के माध्यम से कह सकती है कि कल से जो है वो इनका पेमेंट भी संचित निधि पे भारित होगा। तो संचित निधि पे अगर एक बार भारित कर दिया तो इसमें कटौती नहीं की जा सकती। क्या नहीं की जा सकती? कटौती नहीं की जा सकती, कमी नहीं की जा सकती, चर्चा की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है, मतदान किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों कटौती नहीं की जा सकती। मैंने याद करवाया था, मैंने याद करवाया था। डन? श्योर? एकदम श्योर? ओके बात? अब एकदम जो है वो डिटेल से वापस याद कर लेते हैं ताकि जो कभी डाउट ही नहीं रहे कि धन विधेयक क्या है? कर, ऋण,
संचित निधि से पैसा निकालना, या संचित निधि या आकस्मिक निधि में पैसा जमा करना, या संचित निधि पर भारित किसी व्यय को करना, या भारित किसी व्यय में वृद्धि करना, जो है वो दोस्तों आपका जो है वो धन विधेयक है। अब बताओ पहली बार किसको समझ में आया? इससे पहले तो जो है वो केवल और केवल तुक्के ही मारते थे। हाँ, दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठा कि मनी बिल होता क्या है, मनी बिल के अंदर क्या क्या बात क्या होती है। अगर डेफिनेशन कभी लिखनी पड़े तो इनको रट के जाने की जरूरत नहीं है, इनको रट के जाने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली आरएस में पूछते हैं, और ये तभी क्लियर होगा जब आपको तीनों फंड पता चलेंगे कि एक संचित निधि होती है जिसमें गवर्नमेंट के पास जो भी उसका रेवेन्यू होता है वो पैसा होता है, और उससे पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति चाहिए। इससे पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति नहीं चाहिए तो इसको तो मेंशन ही नहीं करेंगे। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए जो है वो केवल अनुमति राष्ट्रपति की चाहिए। तो अब आप क्या लिखेंगे कि जो है वो कर एवं ऋण से संबंधित मामले, संचित निधि से पैसा निकालने से संबंधित बात को जायज बात, संचित निधि के अंदर पैसा जमा करवाने की बात, आकस्मिक निधि में पैसा जमा करवाने की बात, संचित निधि पे किसी व्यय को भारित करने की बात, और भारित व्यय में वृद्धि करने की कोई बात मनी बिल है। भारित व्यय में वृद्धि करने की कोई बात मनी बिल है। अब आप इजीली लिख के आ सकते हैं, आपको रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर स्टेटमेंट आ जाए कि निम्न में से कौन सा धन विधेयक से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा धन विधेयक से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सा धन विधेयक की परिभाषा में नहीं आता। अब ऐसे स्टेटमेंट आ जाए, निम्न में से कौन सा धन विधेयक की परिभाषा में नहीं आता, धन विधेयक की परिभाषा में नहीं आता, तो आपसे ऑप्शन देगा संचित निधि में पैसा जमा करवाना, संचित निधि में पैसा जमा करवाना, 2 नंबर संचित निधि से पैसा निकालना, 3 नंबर आकस्मिक निधि में पैसा जमा करवाना, 4 नंबर आकस्मिक निधि से पैसा निकालना। तो तुम क्या बताओगे? हाँ तुम बताओ क्या बताओगे? हाँ कौन सा ऑप्शन है जो धन विधेयक से संबंधित? संसद की परमिशन का मतलब है कि आपके यहाँ पे जो है वो पूरा मामला लोकसभा और राज्यसभा की परमिशन, तो राज्यसभा की जो है वो तो 14 दिन है, उनका तो बात ही है केवल और केवल। जनरली परमिशन किसकी होती है? आपकी लोकसभा की। क्या बात है, तुम तो होशियार हो गए। अगला प्रश्न थोड़ा और घुमा के पूछे कि ठीक है ये ऑप्शन 4 मतलब आकस्मिक निधि से पैसे निकालते समय जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो तो राष्ट्र। फिर अगला ऑप्शन चौथा बना के दे दे कि लोकलेखा निधि में पैसा जमा करवाने की बात। तो तुम क्या बताओगे? अगर भाई लोकलेखा निधि का मतलब ही नहीं है धन विधेयक से, ये एकदम पर्सन गलत है। लोकलेखा निधि में जो है वो पैसा जमा करवाने से लिए कोई अनुमति की जरूरत ही नहीं है। फिर अगला और घुमा के पूछे लोकलेखा निधि से पैसा निकालने की बात, तो तुम इजीली कह सकते भाई साहब लोकलेखा निधि का कोई मतलब नहीं है। हाँ हमें पूरा समझ में आया हुआ है, मनी बिल होता क्या है वो हमें पूरा समझ में आया हुआ है, तो लोकलेखा निधि का भी कोई मामला नहीं है, लोकलेखा निधि का भी कोई मामला नहीं है। फिर अगला पूछ ले इनमें से, फिर चौथा कि किसी व्यय को संचित निधि पे भारित करने की बात। सर ये तो चारों सही है, इनमें तो कोई गलती नहीं है। भारित व्यय में वृद्धि करने की कोई बात, कोई ये भी सही है। भारित व्यय में कमी करने की बात, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो हाँ लवलेश जी कह रहे हैं कि मैं लेट हूं, प्लीज एक्सप्लेन करें ना बेटा जी ना। हाँ भाई निवेदन है ये, इतना सा क्यों निवेदन है? क्योंकि लगभग जो है 12-13 मिनट में एक्सप्लेन किया है 2 बार, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप रिकॉर्डेड देख लें। नहीं दीपिका जी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। आपको जो है वो बताया हुआ है और पढ़ना पड़ेगा। हिंदी की हमारी जो फैकल्टी है वो बेस्ट फैकल्टी है, अब आपको उनके अनुसार ढलना है, क्योंकि हमारे पास जो हिंदी की फैकल्टी आरएस में जो पढ़ा रही है आपको वो राजस्थान की सबसे बेस्ट फैकल्टी है ना। आपके पास जो टीचर हैं वो ऐसे टीचर हैं जिनसे जो आपने जनरली भुगतान किया होगा यहाँ पढ़ने के लिए, उतना भुगतान तो उनसे केवल हिंदी पढ़ने के लिए करना पड़ता है। तो वो तो जो है वो अपना सौभाग्य है कि अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं। अंग्रेजी के जो टीचर है, हाँ तो वो आपके लिए बेस्ट टीचर है भाई। राकेश बाम्बू से पढ़ने के लिए जनता सुरतगढ़ जाती है,
पर्सनली पढ़ने के लिए? ये तो अपना सौभाग्य है कि अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो आपको जो है वो हो सकता है कभी, अब ऐसे तो कई बच्चे ऐसे आते हैं कि सर कहीं पढ़ाओ, हार्डली समझ में को नहीं आया, तो अब ऐसे तो बोलने को मेरे को ही बोल दें, तो वो तो जो है वो अब आपको जो है वो बढ़िया तरीके से खुद को मैनेज करके चलना पड़ेगा। फैकल्टी के अंदर जो है वो खुद पूछ लो, तुम किसी से भी पूछ लेना, बूस्टर की फैकल्टी जो है वो, हाँ, अजय का कहना है कि लांबा सर की केवल हिंदी की फीस भी 15,000 रुपये है। वो तो जो है, और यहाँ उससे भी बेहतर पढ़ाते हैं, और जो है वहाँ जितना पढ़ाते हैं उतना यहाँ पढ़ाते हैं, वो सेम का सेम कंटेंट यहाँ देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको करंट अफेयर की बुक को फॉर्मेट एक बार दिखा दो। इतनी जल्दी है तुम लोगों को? दिखा दूँ? किताब बन गई तुम्हारी, चलो दिखा देता हूँ। आज चली जाएगी प्रिंटिंग में। और ये करंट अफेयर की बुक जो है वो आपकी लेट जो हुई है, उसमें कारण आप सबको पता है। हाँ, टाइम पिछले वीक थोड़ा सा मेरे 7 से 8 दिन जो है वो चले गए थे, और ईश्वर की कृपा रही कि स्वास्थ्य सही हो गया माता जी का, तो इसलिए जो है वो थोड़ा डिले हुआ। लेकिन ये बुक अब किस तरीके से बनी है? ये बुक इस तरीके से बनी है कि ये पार्ट 1 है, जैसे आपका नहीं है तो वो हाँ, इस तरीके से ये बुक बनी है कि जो है वो आपका क्या है, ये पार्ट 1 है। सीईटी पेपर देने जा रहे हो, पढ़ दो, लेकिन ये आरएस वालों के लिए जो है पार्ट 1 है। ये बहुत अच्छा हुआ कि ये आरएस वालों के बहुत काम आएगी, ये आरएस वालों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली बुक है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो 110 किस किस को क्लियर? अब बात करते हैं, अब 109 पे चलते हैं। धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है गुरुजी? धन विधेयक की सिंपल सी प्रक्रिया है, धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, पहले से पढ़ाया हुआ है। धन विधेयक जो है वो लोकसभा में पारित किए जाने के बाद में राज्यसभा में भेजा जाता है। हाँ, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास सीमित अधिकार है, वो अधिकतम 14 दिन रोक सकते हैं। राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि लोकसभा उसे माने या नहीं माने ये लोकसभा पर डिपेंड करता है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा इसे पारित नहीं करती है तो यह स्वतः पारित किया हुआ माना जाता है। धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। और दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष इसको 2 बार सर्टिफिकेट देते हैं कि भाई साहब याद रख लेना, राज्यसभा को भेजते समय कहते हैं 14 दिन है, साइन कर दो भाई, करो तो करो, नहीं तुम्हारी मर्जी, नहीं तो स्वतः पारित हो जाएगा। राष्ट्रपति को भेजते समय कहते हैं साहब आपकी पूर्वानुमति से आया हुआ है, पुनर्विचार के लिए मत लौटा देना, ये धन विधेयक है। ये क्या है दोस्तों? धन विधेयक है। हाँ, ये क्या है? धन विधेयक है। तो प्रक्रिया मैंने तुम लोगों को बताई थी कि लोकसभा के अंदर कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक हमेशा ही किस में आता है? लोकसभा में ही आता है। लोकसभा से कहां जाता है? राज्यसभा। राज्यसभा के पास क्या है? 14 दिन है। अब राज्यसभा के पास क्या है दोस्तों? 14 दिन है। लोकसभा अध्यक्ष 2 बार सर्टिफिकेट देता है, एक बार राज्यसभा के पास जाते टाइम कि 14 दिन ही है, एक बार प्रेसिडेंट के पास जाते टाइम कि भाई साहब ध्यान रख लेना आपकी पूर्वानुमति से आया था, और जब आपकी पूर्वानुमति से आया है तो पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? चलो आर्टिकल 111। हाँ चलो आर्टिकल 111। श्योर? चले? चलो तो फिर चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं, और आगे जो है पढ़ते हैं दोस्तों इसके अंदर। 111 चले। अब 111 आर्टिकल पढ़ने का तो मेरा 1% ही मन नहीं है, क्योंकि मेरे तो पढ़ाया हुआ है, मेरा तो जो है वो पढ़ाया हुआ है, मेरा तो पढ़ाया हुआ है। अब तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो। हाँ, पर 100 से 110 तक याद पहले करो। 100 से 110 तक याद होने चाहिए कि 100 में सर आपने क्या कहा कि गणपूर्ति, 100 में क्या कहा भाई? गणपूर्ति। तो फिर 101 में क्या था बताओ? 101 में क्या था? हाँ, 101 में क्या था? नया जी बता दिया ना, धन विधेयक की प्रक्रिया। 109 में, 110 में धन विधेयक की परिभाषा। बताओ 101 में क्या था? आर्टिकल 101 में, वेरी गुड, स्थान का रिक्त होना। और 102 में क्या था?
निर्हरता। 102 में क्या था? निर्हरता। और 103 में क्या था? निर्हरता का डिसीजन कौन लेंगे? प्रेसिडेंट। 104 में क्या था? 500 रुपए का जुर्माना। 105 में क्या था? 105 में था विशेषाधिकार। 105 में क्या था? विशेषाधिकार। और 106 के अंदर क्या था दोस्तों? वेतन भत्ते। 107 में क्या था दोस्तों? याद रखें, साधारण विधेयक से संबंधित प्रावधान। 108 में क्या था दोस्तों? आपके यहां संयुक्त अधिवेशन है। और 109 के अंदर क्या था दोस्तों? धन विधेयक की प्रक्रिया ऑफ मनी बिल। और दोस्तों 110 में क्या था? मनी बिल की परिभाषा। मनी बिल की परिभाषा। हम्म यहां से चालू होगी तुम्हारी बुक, देख लो। दिख रहा है तुम्हें प्रॉपर? थोड़ा जूम कर देता हूँ। हम्म सबसे पहले आपको राजस्थान विधानसभा चुनाव पढ़ने हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव जब तुम पढ़ लोगे तो उसके बाद में आपके पास लोकसभा चुनाव पढ़ना है। सेकंड टॉपिक क्या है? लोकसभा चुनाव। जब लोकसभा चुनाव पढ़ लोगे तो लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद में तुम लोगों को जो है वो पढ़ना है, पूरा लोकसभा चुनाव पढ़ने के बाद में पेरिस ओलंपिक। 3 नंबर टॉपिक क्या पढ़ना है? पेरिस ओलंपिक पढ़ना है। पेरिस ओलंपिक जब पढ़ लोगे तो उसके बाद में दोस्तों आपके सामने जो है वो अगला टॉपिक होगा राजस्थान करंट अफेयर। तो पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर बाद में जुलाई और फिर अगस्त। अगस्त तक का आपको राजस्थान करंट अफेयर। फॉर्मेटिंग एकदम ऐसे कि तुम्हें जो है वो क्वेश्चन एक एक याद हो जाएगा। टू द पॉइंट तक जो है वो दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई है इसके अंदर। अगस्त तक का जो है वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद में जब आगे चलोगे तो उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है वो कुछ टू द पॉइंट मिलेंगे। वो थोड़े से अगर तुम लोग कवर कर लोगे तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा और अच्छा रहेगा। तो और अच्छा रहेगा तो टू द पॉइंट याद रख लेना भाई। उसमें सारे युद्ध अभ्यास एक जगह आ जाएंगे, सारी जो है वो नीतियाँ एक जगह आ जाएंगी, सारी चीज़ें जो टू द पॉइंट पहले बनाते थे वो आपके पास आ जाएंगे। फिर अपन आगे चलेंगे तो दोस्तों इसके अंदर, हाँ, जैसे प्रमुख अभियान एक जगह आ गए, प्रमुख अभियान एक जगह आ गए। फिर उसके बाद में प्रमुख युद्ध अभ्यास एक जगह आ गए। उसके बाद में प्रमुख पुरस्कार जो है वो एक जगह आ गए। फिर राजस्थान के जो है वो दोस्तों आपकी नियुक्तियां एक जगह आ गई, सारे एप एक जगह आ गए। फिर दोस्तों आपकी सूजस आएगी। फिर आपकी क्या आएगी? सूजस आएगी। सूजस जब पूरी कवर कर लोगे तो फिर राष्ट्रीय करंट अफेयर आएगा। फिर क्या आएगा? राष्ट्रीय, फिर स्पोर्ट्स, फिर अंतर्राष्ट्रीय। ऐसे करके पूरा पूरा जो है वो आपके लिए तैयार है। तो बस आज आज रुक जाओ, फाइनल करके कवर पेज बना के फिर आप लोगों के लिए सुपुर्द कर देंगे। कल आप जो है वो कहीं से ही उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। ऑलमोस्ट शायद 180 भाई आर मैंने प्रॉपर आरएस के लेवल से तैयार करवाई है। यही है नीलम जी, और क्या चाहिए? क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? एक लेवल से पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर। तुम जो भागादौड़ में पढ़ते हो उससे काम नहीं चलता। वो डिसाइड करेंगे, पन्ने हैं उतनी प्राइस रह जाएगी। ठीक है। अब 111 आर्टिकल पढ़ाने की जरूरत है क्या? ये बताओ मुझे, आर्टिकल 111 पढ़ाने की जरूरत है क्या? तुम लोगों को एक एक चीज पता है। तुम लोगों को जो है वो दोस्तों जो है वो एक एक चीज पता है। और आर्टिकल 111 जो है वो विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति, विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति, विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति, राष्ट्रपति द्वारा जो है वो अनुमति। याद आ रहा है तुम लोगों को?
द्वारा अनुमति। और ये आप लोगों ने एक एक को मैंने जो है वो प्रेसिडेंट के टॉपिक में याद करवाया था, एक एक को प्रेसिडेंट के टॉपिक में याद करवाया था। बताओ करवाने की जरूरत है क्या भाई? या तो राष्ट्रपति साहब हाँ कह दे, या राष्ट्रपति साहब एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या राष्ट्रपति साहब जो है वो ना कह दें, या राष्ट्रपति साहब पड़ा रहने दें, या राष्ट्रपति साहब जो है वो क्या कर सकते हैं, पड़ा रहने दें। यहाँ पे 4 ही तो कंडीशन बनती है, यहाँ पे 4 ही तो कंडीशन बनती है, और 4 कंडीशन के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। 4 कंडीशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कुंदन जी हो जाएगी स्टार्ट, इधर दें, इधर ध्यान दें, मैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब बात करें, कुंदन हटीला जी कृपया करके कमेंट सेक्शन में शांति रखें, भीड़ नहीं करें। हाँ अब हाँ, और आज शाम को जुलाई करंट अफेयर 8 बजे एनी हाउ तैयार रहना है। 8 बजे जुलाई करंट अफेयर आज से स्टार्ट हो रहे हैं। खूब हो गई आपकी रणनीति, अब जो है वो करंट अफेयर पे लग जाओ ताकि जो है वो काम आए पड़ा हुआ। तो विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति के बारे में अगर हम लोग बात करें, हाँ ठीक है, तो वो क्या था, विधेयकों पर वो राज्य से संबंधित है, नया हम यहाँ जो है वो सेंटर का पूछ रहे हैं और उसके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों क्या याद रखना आप लोगों को कि जो है वो आपको बेसिक सी चीज याद रखनी है, या तो अगला हाँ कह दे। राष्ट्रपति साहब जब हाँ कह देते हैं तो इस कंडीशन में वो बिल जो है वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है और काम खत्म। पहली कंडीशन किस किस को क्लियर, पहली क्लियर, राष्ट्रपति साहब जो है वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कहा गया था कि वो जो है वो निलंबनकारी विट्टो सस्पेंड, हाँ निलंबनकारी विट्टो, ये स्थगन विट्टो जो है उसका उपयोग करते हैं और उसके द्वारा एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। बताओ निलंबनकारी विट्टो, निलंबनकारी विट्टो एकदम क्लियर, एकदम याद रह जाएगा तुम लोगों को, निलंबनकारी विट्टो। उसके बाद में आगे बात करते हैं। अब अगली बात आता है कि राष्ट्रपति जो है वो मना कर दे, राष्ट्रपति मना कर सकता है क्या, राष्ट्रपति मना कर दे। मना करने को बोलते हैं एब्सोल्यूट विट्टो, आत्यांतिक विट्टो। और आत्यांतिक विट्टो का प्रयोग जो है वो 2 ही कंडीशन में होता है, 2 ही कंडीशन में होता है। और वो 2 कंडीशन कौन सी है आप लोगों को जो है पता होना चाहिए, वो 2 कंडीशन कौन सी है उसके ऊपर आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो कोई जो है वो निजी बिल है, एक तो कोई जो है वो क्या है, अगर कोई निजी विधेयक है और वो अगर गलती से पास हो जाए तो राष्ट्रपति साहब जो, पहली बात तो पास नहीं होता, पास हो जाए तो मना कर सकते हैं, राष्ट्रपति साहब जो है वो मना कर सकते हैं। एक तो जो है वो दोस्तों जो है वो निजी विधेयक हो कोई, एक तो जो है वो क्या हो, निजी विधेयक हो। एक दूसरा कंडीशन याद रखें कि अगर कोई पुरानी मंत्रिपरिषद का विधेयक है, पुरानी मंत्रिपरिषद का विधेयक है, तो उसे भी राष्ट्रपति साहब मना कर सकते हैं कि आप पुरानी मंत्रिपरिषद का लाया हुआ है, अब सरकार बदल गई है तो आप अब दोबारा लाओ भाई, सरकार बदल गई है तो अब आप जो है वो दोबारा लाओ, सरकार बदल गई है तो अब आप जो है वो क्या करो भाई, दोबारा लाओ, आप जो है इसे क्या कर सकते हो, दोबारा जो है वो लेकर आओ। तो ये दोस्तों हम लोग जो है वो चर्चा कर सकते हैं, इसके बारे में हम जो है वो बात कर सकते हैं। तो क्या याद रखना है, फिर मैं वापस से समझाता हूं आपको। निलंबनकारी विट्टो तो समझ में आया, एक बार पुनर्विचार के लिए जो है वो भेजा जा सकता है, एक बार जो है वो पुनर्विचार के लिए जो है वो भेजा जा सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, ये तो पता है। अब बात करते हैं किस कंडीशन में वो मना कर सकते हैं, किस कंडीशन के अंदर जो है वो मना कर सकते हैं। तो जो आंतरिक विट्टो की 2 ही शर्तें हैं, आंतरिक विट्टो की 2 ही शर्तें हैं। आंतरिक विट्टो की क्या है, एब्सोल्यूट जो आपका विट्टो पावर है उसकी 2 शर्तें हैं। और 2 शर्तें क्या हैं, देखो एक चीज तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि मंत्रिपरिषद के अनुसार काम करते हैं राष्ट्रपति साहब, मंत्रिपरिषद के अनुसार काम करते हैं राष्ट्रपति साहब, जायज बात है। तो मंत्रिपरिषद के अनुसार काम करते हैं, तो मंत्रिपरिषद के अनुसार काम करते हैं, तो बताओ निजी विधेयक के लिए मंत्रिपरिषद मना कर सकती है क्या, करेगी? रहने दो साहब, इस वाले को पार मत होने देना, इस वाले को पार मत होने देना, ये मंत्रिपरिषद का नहीं है, बताओ कर सकती है ना?
प्राइवेट बिल है, एक सदस्य का लाया हुआ बिल है, तो उसके लिए आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे ही तो प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो वो कह सकते हैं ना ये तो प्राइवेट बिल है साहब, रहने दो, इसको मत जान दो, इसको मत जान दो। या फिर जो है वो पुरानी मंत्रिपरिषद का कोई विधेयक, तो पुरानी मंत्रिपरिषद का विधेयक है तो अब आपकी नई वाली मंत्रिपरिषद मना कर सकती है ना, साहब ये तो पुराने वालों का है, इसको मत जान दो। तो यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, समझो पॉलिटी को। हाँ, रट्टा मत है कि मना कर सकते हैं राष्ट्रपति, दो कंडीशन में मना कर सकते हैं, या तो कोई प्राइवेट बिल हो या कोई पुरानी मंत्रिपरिषद का बिल हो। तो ये मंत्रिपरिषद जो अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये खुद ही कह देती है कि भाई साहब नहीं। तो राजेंद्र प्रसाद साहब ने पेप्सू अधिनियम जो था आपका उसके लिए मना कर दिया था। और क्यों मना कर दिया था? क्योंकि वो पंजाब से संबंधित अधिनियम था, और जब वो राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचा था तब तक पंजाब की विधानसभा ने काम करना चालू कर दिया। तो काम करना ही चालू कर दिया तो राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहा कि अब हमारे पास क्यों बिल लेके आए हो, अब तो पंजाब की विधानसभा में पारित करवा लो, हमारे पास लाने की क्या जरूरत है। हाँ, लोकसभा का टच किया हुआ तो वैसे ही भंग हो जाता है मन, वैसे ही भंग हो जाता है। और राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो फिर पहुंच गया, फिर कोई समस्या ही नहीं। आगे बात समझ में एकदम क्लियर? तो मना कर सकते हैं, दो कंडीशन में मना कर सकते हैं, दो कंडीशन में मना कर सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं पॉकेट विट्टो के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो पॉकेट विट्टो के बारे में जो है वो हम लोग जो है वो बात करेंगे, और इनके सबके एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा तुम लोगों को। एग्जाम्पल में भी तुम लोगों को जो है वो थोड़ा आनंद आएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आंतरिक विट्टो का एक एग्जाम्पल देता हूँ, एब्सोल्यूट विट्टो का आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एब्सोल्यूट विट्टो जो है उसका एग्जाम्पल आप लोगों के पास जो है वो बेसिक सा एग्जाम्पल है। और बेसिक सा एग्जाम्पल क्या है? राजेंद्र प्रसाद साहब ने पेप्सू राज्य से संबंधित, जो आपके यहाँ पेप्सू बिल आया था, जो पंजाब से संबंधित आपके यहाँ बिल था, पेप्सू विनियोग विधेयक 1954, उसके ऊपर आंतरिक विट्टो का प्रयोग किया, मतलब मना कर दिया। क्या कर दिया भाई? मना कर दिया। और मना करते हुए उन्होंने क्या कहा? मना करते हुए उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पारित विनियोग विधेयक पर अनुमति देने से मना कर दिया है, क्योंकि जब विधेयक प्रस्तुत किया गया था तब पंजाब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, और जैसे ही विधेयक उनके पास पहुंचा तब तक राष्ट्रपति शासन हट गया था। तो राष्ट्रपति साहब ने यह कहकर मना कर दिया है कि अब तो राष्ट्रपति शासन हट गया तो अपना विनियोग विधेयक अपने राज्य में पेश करो, हमारे पास क्यों भेज रहे हो, हमारे पास क्यों भेज रहे हो? बताओ सही किया या नहीं किया राजेंद्र प्रसाद साहब ने? राजेंद्र प्रसाद साहब ने सही किया या नहीं किया? उन्होंने एब्सोल्यूट विट्टो का, अब केवल रट्टा नहीं मारना, उस समय की कहानी आपको समझ में होनी चाहिए कि ये जो आपका पेप्सू एक्ट जो था, आपका पंजाब राज्य से संबंधित जो आपका पेप्सू एक्ट जो था 1954 वाला, ये दोस्तों आपके यहाँ पंजाब से संबंधित था। और जब कहीं पे भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय सारी विधानसभा की पावर जो है वो किसके पास चली जाती है? प्रेसिडेंट के पास। तो उस समय पंजाब के यहाँ कुछ पैसे की बात, कोई विनियोग विधेयक जो था, पैसे से पैसा निकालने से संबंधित कोई विधेयक था, वो प्रेसिडेंट के पास आया। लेकिन जब तक ये प्रेसिडेंट के पास आया तब तक राष्ट्रपति शासन हट गया, और अब पंजाब के अंदर जो है वो अपनी राज्य सरकार आ गई, पंजाब में राज्य सरकार आ गई। तो फिर बाद में जो है वो राजेंद्र प्रसाद साहब ने कहा कि हमारे पास क्यों भेज रहे हो, अब तुम्हारी राज्य सरकार बन गई, तुम्हारी विधानसभा बन गई, उसमें लाओ, पारित करो, गवर्नर से साइन करो और फ्री, गवर्नर से साइन करवाओ और फ्री। हाँ बताओ, बताओ सही किया क्या? दूसरे एक एक्ट को और मना करते हैं, और दूसरे एक्ट का एग्जांपल देता हूं, सैलरी अमेंडमेंट एंड पेंशन ऑफ पार्लियामेंट्स अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आया। ये क्या है दोस्तों? आपके 1991 में आया। राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इस आधार पे इसे अस्वीकृत कर दिया, इस आधार पे ये अस्वीकृत कर दिया कि पहली बात तो ये लोकसभा के विघटन से पहले दिन लाया गया, कल तो लोकसभा भंग होने वाली है, और उस कंडीशन के अंदर आप पहले दिन तो इसे लेकर आ रहे हो। फिर संविधान में साफ लिखा हुआ है, पैसे से संबंधित कोई भी बिल आता है तो वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से आना चाहिए। तो ना तो तुम लोगों ने पहले मुझसे परमिशन ली,
ना ही तुम जो है वो दोस्तों जो है उसके बाद में लोकसभा भी भंग होगी। तो उस कंडीशन में आप जो है वो क्या करो भाई साहब, आप जो एक काम कर लो, रहने दो, नया ही लेके आ जाओ। तो आर वेंकट रमन ने भी मना किया। दो ही एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल याद रखने। एक तो पेप्सू एक्ट है, इसलिए मना किया है कि भाई अब राष्ट्रपति शासन हट गया, आपके राज्य की सरकार बन गई, अपनी विधानसभा में लाओ और पारित करवा लो। और आर वेंकट रमन ने दो आधार पर मना किया। एक तो तुम लोकसभा के भंग होने से पहले दिन ला रहे हो और मेरी परमिशन ही नहीं ली, क्योंकि चाहे कोई धन विधेयक हो वो मेरी परमिशन से आता है, चाहे कोई विनियोग विधेयक हो मेरी परमिशन से आता है, कोई भी मामला अनुदान की मांग भी हो वो मेरी परमिशन से आता है। तुम लोगों ने मेरी परमिशन नहीं ली, तुम्हारे इतने हौसले हो रहे हैं तो मेरे को तो मना करना ही पड़ेगा। तो आर वेंकट रमन ने इस आधार पर मना कर दिया। तो अब बताओ आ गया समझ में? आत्यंतिक विटो, एब्सोल्यूट विटो किस किस को समझ में आया कि होता क्या है? एग्जाम्पल से और अच्छा क्लियर हो गया होगा कि किस किस कंडीशन में अगला मना कर सकता है। दो बेसिक कंडीशन है, और दो बेसिक कंडीशन क्या है? एक तो कोई निजी विधेयक जो है उसको मना किया जा सकता है, और एक पुरानी मंत्री परिषद का विधेयक जो है वो उसको मना किया जा सकता है। ये तो आपकी बेसिक बात है। फिर आपके यहां जो है वो दोस्तों जो है वो क्या आते हैं? प्रैक्टिकल कारण आते हैं। और प्रैक्टिकल कारण क्या है? जो संविधान के अनुरूप कोई चीज नहीं हो, संविधान के अनुरूप कोई चीज नहीं हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी मना किया जा सकता है। जैसे तुम लोगों ने पूर्वानुमति नहीं ली, तुम लोगों ने पूर्वानुमति नहीं ली, तो मैं तो नहीं करूंगा अप्रूव। मेरी पूर्वानुमति जो है वो जरूरी थी, अब जो है वो आपको पूर्वानुमति लेनी चाहिए थी। और अगर दूसरी बात यहां पे आए, तो अगर आपके यहां पे राज्य सरकार बन गई और राज्य से संबंधित कोई मामला है तो राज्य में लेके आओ, संविधान के अनुरूप ही नहीं है, राज्य विधानसभा में लाओ, वहां से राष्ट्रपति शासन हट गया। तो दो बेसिक आधार है, आपका प्राइवेट बिल या पुरानी मंत्री परिषद। फिर कुछ प्रैक्टिकल रीजन है जिनके आधार पर मना कर सकते हैं। लाया जा सकता है, श्योर, वो अधिकार है संसद का, कितनी बार लॉ ले एक एक्ट को। अब बताओ पल्ले पड़ा गया? विथ एग्जाम्पल ही पल्ले पड़ता है, बिना एग्जाम्पल पल्ले नहीं पड़ता है, पल्ले नहीं पड़ता है। इसी तरीके से निलंबनकारी विट्टो जो वापस जो है वो दे देना, तो निलंबनकारी विट्टो जो होता है जिसमें पुनर्विचार के लिए लौटा देना, लाभ के पद को परिभाषित करने का एक एक्ट लाया गया था 2006 में। कलाम साहब ने कहा एक बार वापस पुनर्विचार कर लो, इंटेलेक्चुअल आदमी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं। फिर बाद में सरकार वापस लेके ही नहीं है, शर्म आ जाती है सरकार को। जब राष्ट्रपति जो है वो पुनर्विचार के लिए भी भेज देना तो सरकार जो है वो एक कदम पीछे हट जाती है कि यार बेइज्जती होगी बिना मतलब, प्रेसिडेंट साहब ने वापस भेज दिया। तो लाभ के पद के बारे में कोई विधेयक था, फिर वो वापस लाया ही नहीं गया। तो निलंबनकारी विट्टो का उपयोग एक बार जो है वो कलाम साहब ने किया है। आंतरिक विट्टो के दो एग्जाम्पल मैंने दे दिए, एक तो सैलरी वाला एक्ट आर वेंकट रमन के टाइम, एक पेप्सू एक्ट 1954 दोस्तों आपके यहाँ। फिर आता है पॉकेट विट्टो। भारतीय संविधान में कहीं यह नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति को साइन कितने दिन में करने, राष्ट्रपति को साइन करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को टेबल पर कितने दिन ही पड़े रहने दे सकता है, चाहे उसके ऊपर रेत जम जाए भले, चाहे उसके ऊपर रेत जम जाए भले। तो इसका उपयोग डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया था, और ज्ञानी जेल सिंह जी ने वो पॉकेट विट्टो का प्रयोग किया, उसे अनुमति नहीं दी, वो पड़ा ही रहा। हाँ, वो क्या रहा? पड़ा ही रहा, उसको अनुमति नहीं दी। मतलब भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर हस्ताक्षर करने की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, तथा राष्ट्रपति किसी विधेयक को टेबल पर पड़ा रहने दे सकता है। इसे पॉकेट विट्टो कहते हैं, और ज्ञानी जेल सिंह जी ने डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के अंदर इसका जो है वो प्रयोग किया था। 1986 के अंदर जो है वो दोस्तों जो है इसका प्रयोग किया था, 1986 में इसका जो है वो प्रयोग किया था, ये याद रख लें। अब विथ एग्जाम्पल आपने याद किया है, मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत कभी नहीं आनी चाहिए, कभी नहीं आनी चाहिए। अब मैं एक एक एग्जाम्पल से सर क्वेश्चन भी बन सकते हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन भी बन सकते हैं बेटा, और उसके बाद में हाँ जो है ना उसके बाद में जो है वो एग्जाम्पल से समझ में भी अच्छा आता है। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, मेरे से जल्दीबाजी नहीं होगी, मेरे से जल्दीबाजी नहीं होगी। आप अपनी चीज़ें और रिवीजन करते रहो भले ही। मैं पढ़ाऊंगा तो उतना ही डिटेल में पढ़ाऊंगा जितने डिटेल की आपको आवश्यकता है ना। मैं भाग नहीं सकता कि बस इतना याद कर लो, राष्ट्रपति हाँ कह दे ना कह दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, ये वो, उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं चलेगा। मैं भागता तो संयुक्त अधिवेशन में भाग लेता कि हाँ दोनों को बुलाते हैं, ये है ये है ये है, नहीं।
उससे काम नहीं चलेगा, ये डिटेल में पढ़ना चाहिए। और पॉलिटी में टाइम नहीं लगा है, पॉलिटी में टाइम नहीं लगा है, पर पॉलिटी जो है वो आनंद आ रहा होगा। हाँ ठीक है, और राजस्थान पॉलिटी में इससे ज्यादा मजा आएगा। ओके, तो चलें आगे, आगे ध्यान देवे। तो दोस्तों आगे ध्यान देते हैं और आगे पढ़ते हैं अब आपके यहाँ पे। तो ये बेसिक आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर वो हाँ कह दे तो वो एक्ट बन जाता है, अगर वो पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो इसे निलंबनकारी विट्टो कहते हैं, और इसके लिए वो एक बार भेज सकता है। और 2006 में कलाम साहब ने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे कलाम साहब ने जो है वो किसके लिए, लाभ के पद विधेयक को पुनः लौटा दिया था, लाभ के पद विधेयक को पुनः लौटा दिया था। मना कर दे इसे आत्यांतिक विट्टो कहते हैं। और ये जो है वो एक बार राजेंद्र प्रसाद साहब ने पेप्सू एक्ट के अंदर जो है वो ये किया था, और एक बार जो है वो आर वेंकट रमन ने जो है वो सैलरी से संबंधित एक्ट था उसके अंदर जो है वो मना कर दिया था, क्योंकि आपने पहले पूर्वानुमति नहीं दी थी। एक होता है पड़ा रहने दो, जिसे बोलते हैं पॉकेट विट्टो, जिसे बोलते हैं पॉकेट विट्टो। और पॉकेट विट्टो का प्रयोग जो है वो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। और क्या याद रखना है पॉकेट विट्टो के बारे में, बेसिक सी चीज याद रहनी है कि आपके यहाँ ज्ञानी जेल सिंह जी ने डाकघर संशोधन अधिनियम तो जो था उससे पड़ा रहने दिया। चलो आगे। तुम लोग अपने साथ वालों को बता रहे हो नहीं बता रहे आदर्श बैच के बारे में? अब तुम्हारे बताने का समय आ गया है, मेरे बताने का समय नहीं है, तुम्हारे बताने का समय आ गया है ना। तो अब तुम लोगों का सहयोग चाहिए, और टाइम आ गया है कि अब आप जो अपने साथ वालों को बताएं कि आरएस के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अशोक, जितना करवाया उतना रिवीजन कर लीजिए, जो बचे हुए 12-13 टॉपिक हैं वो एक समय जब आएगा उस समय करवा दिए जाएंगे। हाँ, प्री की टेस्ट सीरीज का आज एक नया शेड्यूल मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर कोइन मिलेंगे, ये क्या करोगे कोइन का? तो अपने साथ वालों को जरूर आदर्श बैच के बारे में बताएं, ताकि आप प्रॉपर तरीके से जो है वो, हाँ जब इतना बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, इतना बढ़िया डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, हाँ तो एटलीस्ट जो है वो अपने साथ वालों को जरूर बताएं। कोई बात नहीं अमित, तो फिर तेरे को भी यही फील होता है क्या अमित? हाँ, चले आगे। हाँ, और आप किसी को बता के उसका सहयोग ही करेंगे, वो आपको यही बोलेगा कि भाई बहुत बढ़िया किया है, पैसे नहीं लगे, बढ़िया एक जगह पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं और आगे चलते हैं, और आगे ध्यान देते हैं इस चीज के अंदर कि जो इसमें और क्या क्या जो है वो कवर करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं आर्टिकल 112 में। क्या करें दोस्तों? हाँ, आर्टिकल 112 के अंदर चलते हैं और उसके बाद में जो है वो ध्यान देते हैं। तो आर्टिकल 112 क्या है? आर्टिकल 112 बजट पहले से मेंशन है। आर्टिकल 112 जो है वो बजट है, पहले से याद किया हुआ है। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदन के समक्ष उस वर्ष के लिए एक प्राकलित व्यय एवं प्राप्तियों का विवरण रखवाएगा, जो एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है और जितनी रिसिप्ट्स हो सकती हैं उसका एक वित्तीय विवरण रखता है। याद रखें, वित्त मंत्री फरवरी के प्रथम सप्ताह में बजट पेश करता है। करवाता कौन है? करवाता कौन है? राष्ट्रपति। हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो है वो क्या याद रखना है तुम्हें, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रस्तुत करवाते कौन है? राष्ट्रपति करवाते हैं। करते कौन है? वित्त मंत्री करते हैं। बजट का नाम फाइनेंशियल, दोस्तों याद रखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बजट पर चर्चा की जाती है, उसके बाद में विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है। चर्चा चालू होती है, चर्चा चालू होने के बाद में विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है, फिर हर समिति उसकी जांच
जांच करती है, फिर उसके बाद में उसके ऊपर जो डिस्कशन होता है, सारी चीजें होती है, फिर अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। तो ये आप लोगों को बजट जो है वो हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। आप बस इतना याद रखें कि बजट का बेसिक चीज क्या होती है कि बजट जो है वो राष्ट्रपति, बजट जो है वो कौन रखवाता है, राष्ट्रपति रखवाता है, वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं। दोस्तों याद रखना आपको, बजट फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं, और उसके साथ साथ आप लोगों को याद होना चाहिए आने के बाद बजट जो है वो विभागीय समितियों के बीच में, विभागीय समितियां हम अलग से पढ़ेंगे, विभागीय समितियों के बीच बांट दिया जाता है। विभागीय जो समितियां जो आपकी हैं ये इसके ऊपर चर्चा करती है, चर्चा करने के बाद में अनुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। अनुदान की मांग कि इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा दे दो, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा दे दो, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा दे दो। अब सर अनुदान की मांग क्या होती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अनुदान की मांग के लिए आर्टिकल 113 पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल 113 पढ़ना पड़ेगा। हाँ कर सकते हैं शमशद। तो आर्टिकल 112 तुम्हें क्या क्या याद रखना है? आर्टिकल 112 क्या, राष्ट्रपति जो है वो दोस्तों याद रखें आपके प्रत्येक वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदन के समक्ष जो है वो आपके यहाँ पे प्रस्तुत करवाते हैं बजट। करता कौन है? वित्त मंत्री करता है, आर्टिकल 112 के तहत करता है। सर आज क्लास लंबी होगी क्या? अब सारी क्लासें लंबी होगी, क्यों तुम्हारा जी दुख पा रहा है क्या? अब तो मतलब जो है वो पढ़ लो, अभी तो कितना टाइम हुआ है, 1 घंटा 21 मिनट ही हुआ है। 2 घंटे की आदत डाल लो, कोई भी क्लास 2 घंटे से कम नहीं होगी, कोई भी क्लास जो है वो 2 घंटे से कम नहीं होगी। चले आगे, पक्की बात, श्योर? तो ये आप लोगों को इतना तो जो है वो याद रखना है। अब आर्टिकल 113 में चलते हैं। 113 भी जनरली बस केवल और केवल जो है वो पढ़ते पढ़ते रहते हैं, हम जो है वो याद नहीं करते, याद नहीं करते हैं। 113 को समझना पड़ेगा। 113 के अंदर जो है वो केवल और केवल मामला संसद के प्राक्कलन से संबंधित है। क्या है दोस्तों? जो है वो संसद के प्राक्कलन से संबंधित जो है ये आपका जो आर्टिकल है, संसद के प्राक्कलन। प्राक्कलन मतलब एस्टिमेट, संसद के जो है वो में प्राक्कलन से संबंधित मामला है। प्राक्कलन मतलब आपका एस्टिमेट क्या है, पैसे से संबंधित मामला क्या है। तो अब इसको जो है अच्छे से पढ़ते हैं। ये क्या है? देखो, वे प्राक्कलन जो संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे संसद में मतदान के लिए जो है वो नहीं रखे जाएंगे, अर्थात इन पर जो है वो आपके यहाँ पर चर्चा की जाएगी, वर्दी की जा सकती है। इनके ऊपर जनरली जो है वो भारित व्यय जो है उनके ऊपर जो है वो वोटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वर्दी करो तो कर दो, कटौती आप नहीं कर सकते। 2 प्रकार के व्यय होते हैं, एक जो है वो याद रखें 2 प्रकार के एस्टिमेट होते हैं, एक 2 प्रकार के एस्टिमेट होते हैं, 2 प्रकार के प्राक्कलन होते हैं। और प्राक्कलन में से एक प्रकार का प्राक्कलन क्या हुआ कि संचित निधि पर भारित, संचित निधि पर भारित, संचित निधि पर है दोस्तों, याद रखें भारित। ये संचित निधि पर भारित जो है ये प्राक्कलन जो होते हैं, इन प्राक्कलन के ऊपर याद रखें कमी नहीं कर सकते आप लोग, कमी नहीं कर सकते, केवल और केवल क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं। और ये हम लोग पहले से पढ़े हुए। तो एक प्रकार का तो प्राक्कलन, एक प्रकार का तो एस्टिमेट क्या हुआ, एक प्रकार का तो एस्टिमेट क्या हुआ, हाँ एक प्रकार का तो जो है वो एस्टिमेट क्या हुआ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। संचित निधि पर भारित व्यय में हम कमी नहीं कर सकते, हम वृद्धि कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं, हम सारा काम कर सकते हैं। तो एक एस्टिमेट तो ये हो गया। और दूसरे जो अन्य प्राक्कलन जो होते हैं, जो अन्य प्राक्कलन, अन्य एस्टिमेट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अनुदान की मांग। उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुदान की मांग। क्या हर विभाग को कुछ पैसा चाहिए, हर विभाग को क्या चाहिए? कुछ पैसा चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनुदान की मांग। यहां से क्वेश्चन आता है, हाँ यहां से जो है वो दोस्तों क्वेश्चन आता है, यहां से प्रश्न आता है। और यहां आपको समझना पड़ेगा बजट की पूरी प्रोसेस। और बजट की प्रोसेस तभी समझ में आएगी जब एस्टिमेट और अनुदान की मांग को समझ लोगे। हाँ अनुदान की मांग को समझ लोगे। एस्टिमेट 2 प्रकार के होते हैं, एक एस्टिमेट संचित निधि पर भारित, प्राक्कलन शब्द को समझाएं, प्राक्कलन अंग्रेजी में बता दिया एस्टिमेट, मतलब पैसे से संबंधित मामला,
किससे संबंधित? पैसे से संबंधित मामला। तो दो प्रकार के एस्टिमेट होते हैं। एक दोस्तों आपके संचित निधि पर भारित व्यय, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करके आ गए कि आप इसमें जो है वो, हाँ जनरली पता है तुम्हें आर्टिकल 113 और 112 में क्या पढ़ा जाता है? आर्टिकल 113 और 112 में बस इतना पढ़ा जाता है कि 112 में बजट है और 113 में प्राक्कलन है। याद कर लो, याद हो गया? बस बहुत बढ़िया, जल्दी चलो। इतना ही पढ़ा होगा तुम लोगों ने भी। 112 और 13 के अंदर जो है वो जनरली इतना ही पढ़ा जाता है कि याद कर लो, 12 में बजट है, 13 में प्राक्कलन है, बात खत्म, काम खत्म, बस बहुत है। तो मैं इसको और डिफाइन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ताकि ये वो पहलू है जो जनरली लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए ये फायदा है। हाँ, प्राक्कलन समिति अलग है, उसको अलग पढ़ेंगे। एस्टिमेट कमेटी अलग है, वो आपकी समिति प्राक्कलन समिति होगी, लोक लेखा समिति होगी, उसमें एक सार्वजनिक उपक्रम की समिति की अलग क्लास लेंगे। पर 113 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है 113। 113 से क्वेश्चन आता है और प्रश्न फिर बाद में उसी का सही होता है जिसने डिटेल में पढ़ा हो। जिसको एस्टिमेट थोड़ा सा पता हो वो बता सकता है कि होता क्या है। क्योंकि आपने क्या कहा कि बजट राष्ट्रपति पेश करवाता है, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है, और दोस्तों बजट जो है वो दोनों सदन के समक्ष पेश किया जाता है। और बजट में अनुदान की मांग होती है कि किस डिपार्टमेंट को कैसा कैसा कितना कितना पैसा चाहिए, और अनुदान की मांग को विभागीय समितियों में बांट दिया जाता है। ये समितियां डिस्कस करती हैं 2-1 महीने तक, फिर जाके बजट पारित होता है। तो यहां सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अनुदान की मांग क्या है। क्या समझना जरूरी है? हाँ, अनुदान की मांग क्या है, अनुदान की मांग क्या है। तो अब बात करते हैं दोस्तों अनुदान की मांग के बारे में। तो आर्टिकल 113 क्या कहता है? आर्टिकल 113 जो है वो प्राक्कलन से संबंधित है। पैसे के दो प्रकार के एस्टिमेट होते हैं, एक होता है संचित निधि पर भारित, तो इस पे तो कोई डिस्कशन करना ही नहीं है। संचित निधि पर भारित है, इस पे तो हमें कोई बात पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कितनी बार समझा चुका हूं, बहुत बार समझा दिया। संचित निधि पर भारित जो व्यय होता है उसमें कटौती नहीं की जा सकती, उसमें वृद्धि की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है, उसमें कोई कटौती नहीं की जा सकती, ये पहले से अंडरस्टूड है। अब दोस्तों दूसरे प्रकार का जो एस्टिमेट है वो है अनुदान की मांग। आता है? हाँ, अनुदान की जो है वो मांग, याद रखिए दोस्तों, जो है वो अनुदान की मांग आप लोगों को जो है वो याद होना चाहिए। अब अनुदान की मांग को समझो, जो अन्य जो पैसे होते हैं वो किसके रूप में? अनुदान की मांग दोस्तों जो है वो ग्रांट के रूप में जो है वो प्रस्तुत होते हैं। अब अनुदान की मांग को समझते हैं। मतलब जितना भी पैसा चाहिए ना बजट के माध्यम से, हर विभाग अपना एक एस्टिमेट बनाता है और हर विभाग कहता है कि हमें इतना इतना पैसा चाहिए। हर विभाग के, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर लाएंगे तो वो बोलेंगे, परिवहन विभाग वाले भी लिख के भेजते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए। हाँ, शिक्षा विभाग वाले भी लिख के भेजते हैं, और सब विभाग जो है वो अपने अपने तरफ से एक जो है वो ग्रांट का प्रपोजल बना के भेजते हैं कि साहब चिकित्सा विभाग को इतना पैसा देना है इस साल, शिक्षा विभाग को इतना पैसा देना है इस साल, परिवहन विभाग को इतना पैसा देना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इतना पैसा चाहिए, उसके अलावा और अलग अलग डिपार्टमेंट, कृषि डिपार्टमेंट को इतना, डिफेंस को इतना, होम मिनिस्ट्री को इतना, सब डिपार्टमेंट को पैसा चाहिए ना। तो वो पैसा किसके रूप में डिपार्टमेंट लिख के भेजता है? अनुदान की मांग के रूप में, कि हमें इतना इतना पैसा, इतनी इतनी ग्रांट चाहिए। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ बजट को, ताकि थोड़ा सा मजा आए आप लोगों को। तो अब आप लोगों को जो है वो दोस्तों जितने भी प्राक्कलन जो है, जो अनुदान की मांग जितनी भी है, वो कहां पे दोस्तों प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। कहां प्रस्तुत की जाती है दोस्तों? याद रखें, लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। अनुदान की जितनी भी मांग जो है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाती है। क्यों की जाती है? जब मनी बिल लोकसभा में आ रहा है, ठीक है, तो अनुदान की मांग भी वही आएगी। अब उसमें आप लोगों को एक चीज याद रखना है, एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है, और इसे अनुमति भी लोकसभा ही देती है। इसे अनुमति भी जो है वो लोकसभा ही देती है। अनुमति भी जो है वो दोस्तों जो है वो लोकसभा ही देती है। अनुमति भी लोकसभा ही देती है। और एक चीज याद होनी चाहिए, जितनी भी अनुदान की मांग है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश की जाती है। साहब इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा चाहिए, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा चाहिए। तो सर अब आप तो इतना बता दो कि राज्यसभा क्या कर सकता है? राज्यसभा के पास क्या पावर है पैसे में?
राज्यसभा के पास है क्या पावर है पैसे में। अब हम वापस स्टार्ट करते हैं, इस अनुदान की मांग को वापस रिस्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो जनरली आपके यहाँ पे जो जो बजट आता है, उस बजट के अंदर अनुदान की मांग मेंशन होती है, और इन अनुदान की मांग जो है उसके ऊपर जो है वो क्या प्रोसीजर है। तो आर्टिकल 113 कहता है कि अनुदान की जो मांग है, हर डिपार्टमेंट को जो पैसा चाहिए वो अनुदान की मांग के रूप में प्रस्तुत होता है। प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति होती है, प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति होती है। याद रखना, लोकसभा में प्रस्तुत होता है और लोकसभा ही अनुमति देती है, लोकसभा ही जो है वो अनुमति देती है। और अनुमति देने के बाद में हर विभाग की समिति बनती है, और ये विभाग की समितियां डिस्कस करती हैं क्या क्या होगा। राज्यसभा, राज्यसभा के पास एक ही पावर है, राज्यसभा इस पे चर्चा कर सकती है, राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है। राज्यसभा केवल और केवल क्या कर सकती है, चर्चा कर सकती है। ना राज्यसभा इस पैसे को कम कर सकती, ना राज्यसभा इस पैसे को ज्यादा कर सकती, ना राज्यसभा से जो है वो इस पे कोई मतदान करवाया जाता। राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है, राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है। हाँ, मंत्री नहीं करते हैं, बजट एक साथ ही आता है सारे डिपार्टमेंट का अंकित, अलग अलग मंत्री नहीं बोलेगा मुझे इतना पैसा चाहिए इतना पैसा चाहिए। बजट बनता है तो हर मिनिस्ट्री अपने अपने प्रपोजल भेज देती है कि हमें इतने इतने पैसे चाहिए, फिर बजट में वो इंक्लूड हो जाता है ना। ऐसे हर बजट अलग अलग आने लगा तो फिर पार ही नहीं पड़ेगी। आई बात समझ में। अब अगर कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो कभी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। और बेसिक इंफॉर्मेशन क्या कहती है दोस्तों, कि कोई भी बजट जब प्रस्तुत होता है तो उसके दो प्रकार के एस्टिमेट होते हैं। एस्टिमेट दो प्रकार के होते हैं। संचित निधि पर भारित वालों पे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर तो जो है कमी की नहीं जा सकती। बात आती है अनुदान के मांग की। अनुदान की मांग, हर डिपार्टमेंट को एक पैसा चाहिए होता है, और अनुदान की मांग आर्टिकल 113 के तहत है, प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति से आते हैं। याद रखना दोस्तों, अनुदान की मांग हर डिपार्टमेंट को कितना पैसा चाहिए, ये लोकसभा में आता है। और ये भी याद रखना है, राज्यसभा ना इसे हां कह सकती ना कह सकती, राज्यसभा ना मतदान कर सकती। राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है अनुदान की मांग पे, केवल जो है वो चर्चा कर सकती है अनुदान के मांग में। और याद रखना है दोस्तों, और क्या याद रखना है, लोकसभा में जब ये आ गई अनुदान की मांग है तो लोकसभा में आने के बाद में इसे विभागीय समितियों को बांट दिया जाता है। हर डिपार्टमेंट के लिए कमेटी बनाते हैं, वो फिर इस पे डिस्कशन करते हैं, 2-3 महीने लगते हैं। उसके बाद में जो है वो दोस्तों लोकसभा इस पे अनुमति देती है, लोकसभा इस पे मतदान करके सहमति देती है। बात खत्म, काम खत्म। तो सर विपक्ष क्या कर सकता है। हाँ, तो पैसे से संबंधित मामलों में राज्यसभा का ज्यादा इंटरफेयर नहीं है, धन विधेयक में नहीं है, तो अनुदान की मांग में कहाँ होगा। आज दिमाग में पल्ले पड़ा कि अनुदान की मांग क्या होती है, आज दिमाग में पल्ले पड़ा है क्या थोड़ा बहुत तुम लोगों को। ऐसे नहीं पढ़ना 112वें बजट 113वें प्राकलन, 112वें बजट 113वें प्राकलन, इतना जटिल नहीं है, सरलता से पढ़ा जा सकता है कि बजट में जो है वो जनरली आपके यहाँ पे जो है वो 2 एस्टीमेट होते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनुदान की मांग। तो वो जनरली जो है वो लोकसभा में आता है, और लोकसभा में उस पर चर्चा होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जो है वो पैसे वो जो है वो मांगते हैं, फिर बाद में उसके लिए कमेटी बनती हैं, वो कमेटियां अपने सुझाव देती हैं, फिर लोकसभा उसे बहुमत से पारित करती है, तब जाके डिपार्टमेंट को पैसा मिलता है, तब जाके डिपार्टमेंट को जो है वो पैसा मिलता है। राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है, राज्यसभा हाँ कहे ना कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, राज्यसभा ना वोटिंग में भाग लेती है। एकदम क्लियर, आ गई बात समझ में। अब कोई कह दे गुरु जी कि जो है वो ये तो बात समझ में आ गई, ये 2-3 महीने जो है वो लगते हैं, तो ये दो सर, नया जी तो कह रहे हैं कि सर टाइम हो गया, जाओ जाओ जाओ। नया जी मैं कहीं नहीं जा रहा, अभी यही हूँ। हाँ, ना अब मैं थकूंगा ना मैं रुकूंगा, ना तुम्हें थकना है भाई। तो बात सीधी सी इतनी है कि जितना हो सके याद करने की कोशिश करो, जितना हो सके कवर करो, जितना हो सके कवर करो। उमेश कह रहा है कि ये सर थक क्यों जाते हैं। सर 9 बजे साइंस की क्लास है, चला जाऊंगा तो 5-7 मिनट और पढ़ा दूं तो क्या बिगड़ जाएगा तुम लोगों के।
गजब बात करते हो तुम लोग। अब जो है वो विपक्ष क्या कर सकता है, तो विपक्ष 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव ला सकता है। विपक्ष के पास कहने के लिए जो है वो क्या है दोस्तों, 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव। आज भी तुमने 123 तक नहीं पहुंचने दिया, कोई बात नहीं, कल पहुंच जाएंगे। लेकिन आज जो है वो आप याद रखें, जो है वो मैं एक नई चीज स्टार्ट कर रहा हूं और वो होगा इंडियन इको फॉर सीईटी, है ना। तो क्यों सीईटी वाले बच्चों को भी करवाना है, तुम्हें मैं डिटेल में करवाऊंगा आरएस वालों के लिए इंडियन इको, जिसमें मुझे 1.5 से 2 महीने चाहिए होंगे। हम डिटेल से पढ़ेंगे उस सब्जेक्ट को डेली 2 घंटे। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है इंडियन इको सीटी के अनुसार, तो आप 5-7 दिन हमारे साथ पढ़ना चाहें तो आरएस वाले भी पढ़ सकते हैं। मैं अलग से एक फोल्डर बना के बोल दूंगा कि इंडियन इको फॉर सीटी, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप ये मत बोलना कि सर इस समय आरएस में ये क्लास चल रही है, इसमें क्लास चल रही है, तो हम क्या करें। तो वो मेरा टास्क नहीं है। फिर आप अगर सीटी का, क्योंकि अगर कोई बच्चा जो आरएस की तैयारी कर रहा है, आरएस के बैच में हमारे यहाँ है, उसको भी इंडियन इको पढ़ना है और उसे जल्दी पढ़ना है इंडियन इको, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो हम एक बेसिक इंडियन इको जो है वो पढ़ाएंगे, वो सीटी के लिए अलग है। आरएस के लिए इंडियन इको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। तो वो जो है वो इंडियन इको में पढ़ाऊंगा 1 महीने बाद आरएस के लिए, क्योंकि आरएस में पहले राजस्थान इको, राजस्थान पॉलिटी स्टार्ट होगा 7 तारीख से। दिन में 2 क्लास चलेगी, राजस्थान इको, राजस्थान पॉलिटी की 2-2 घंटे बेसिक क्लास चलेगी। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन यही है कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो 5 दिन मैं आपको इंडियन इको का एक फोल्डर बना के आरएस वालों को भी क्लास दे देता हूँ। लेकिन वो जो है वो केवल सीईटी के लिए है, क्योंकि सीईटी में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। आगे बात समझ, ठीक है। लेकिन आरएस के लिए मैं बहुत डिटेल से इंडियन इको पढ़ना पड़ेगा, उसमें इंडियन इको सर्वे, बजट, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो वो आपको मैनेज करना है कि आपको कौन सी क्लास लेनी है, मैं आपको दे दूंगा, है ना। रेडी हो सब लोग आज से इंडियन इको सीटी के लिए। आरएस के लिए इंडियन इको में ऑलमोस्ट जो है वो स्टार्ट करूंगा लगभग अगली 1 तारीख से। सब पढ़ लेंगे सर, आप तो पढ़ो, पढ़ लें सर, हम तो आपसे ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। नहीं, अभी नहीं पढ़नी ज्योग्राफी। हाँ, आगे बात समझ। तो जो है वो सर आप पूर्णतः स्वस्थ हो गए, कि हाँ पूर्णतः हो गए लगभग, अब पढ़ो आप। ठीक है शो, कोई इशू नहीं है। तो एक अलग से जो फोल्डर बन जाएगा, उसमें 5 दिन क्लास चलेगी, 5 दिन में कवर करवा दूंगा मैं इसको, 5 दिन में कंप्लीट कवर करवा दूंगा। अनुदान की मांग पर विपक्ष 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव ला सकता है, कट मोशन ला सकता है। क्योंकि अब विपक्ष और क्या करे, नहीं चले तो विपक्ष जो 3 प्रकार के, एक तो दोस्तों पॉलिसी कट, हाँ, एक दोस्तों नीतिगत कटौती, एक मितव्ययता कटौती, और एक दोस्तों सांकेतिक कटौती। एक दोस्तों जो है वो सांकेतिक कटौती। अब दोस्तों नीतिगत कटौती में विपक्ष कहता है कि तुम्हारी तो नीतियां ही गलत है, तुम कहाँ करोड़ों रुपए मांग रहे हो, तुम तो 1 रुपए ले जाओ, तुम्हारी तो नीति खराब है, तुम्हारी तो नीति खराब है। मतलब विपक्ष जो है वो नीतिगत कटौती जब लाता है, जब उसके पास सही में इसे पारित करने की क्षमता हो, इसमें जो है वो दोस्तों जो है वो पारित करने की क्षमता हो, तो नीतिगत कटौती में सरकार की नीतियों की आलोचना की जाती है तथा अनुदान की मांग को घटाकर 1 रुपए कर दिया जाता है। कि क्या करोगे तुम, 20 करोड़ 200 करोड़ का 1 रुपए ले जाओ, तुम्हारी पॉलिसी खराब है, तुम्हारी नीति में ही हम कटौती कर रहे हैं। अगर ये पास हो जाए ना, अगर ये पास हो जाए ना, तो ये मान लो सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, ये अगर पास हो जाए तो इसका मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। तो नीतिगत कटौती विपक्ष प्रस्तुत करता है और सरकार की नीति की आलोचना करता है और कहता है कि तुम तो 1 रुपए ले जाओ, बस तुम्हारी तो नीति खराब है। तो ये बताओ, ये पास होना चाहिए क्या? ये जनरली पास है नहीं होता है, ये जनरली जो है पास है नहीं होता है। तो विपक्ष प्रयास करता है, अब पास तो नहीं होता है, क्योंकि अगले जो है वो सरकार में है, तो पास तो कैसे होगा। अब दूसरी कंडीशन मितव्ययता कटौती, इस प्रस्ताव में जो है वो विपक्ष कहता है कि तुम लोग जो है वो मितव्ययता बरतो, ज्यादा पैसा वैसा खर्च मत करो, थोड़ा कम करो। तो ये भी जनरली लाया जाता है। फिर जब विपक्ष की कुछ नहीं चलती तो विपक्ष कहता है भाई थोड़ी हमारी मान सम्मान रख लो, इसे तो पास कर दो। तो क्या कहता है, सांकेतिक कटौती, इंडिकेटिव अगर कट मोशन के बारे में बात करें, विपक्ष सरकार की किसी योजना विशेष का विरोध करती है और कहती है कि 100 रुपए की तो कटौती कर लो, 200 करोड़ ले जा रहे हो तो। सांकेतिक मतलब हमें आलोचना करनी है,
चाहे 100 रुपए कम कर लो भले, लेकिन जो कम तो करो कम से कम। हम इतनी देर से मतलब अपोज कर रहे हैं, हम हमारा मत रख रहे हैं, हम कह रहे हैं इस योजना में कोई ना कोई कमी है, तो चाहे मान लो, चाहे कैसी बात मान लो, 100 रुपए की तो बात कर लो। 100 रुपए तो कम करो, क्या सारे ही लेके जाओगे क्या? तो ये जनरली जो है कट मोशन से प्रस्तुत किए जाते हैं केवल और केवल विपक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष की आलोचना के लिए, सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करने के लिए। ये पास होते या नहीं होते इनसे फर्क नहीं पड़ता, इसके माध्यम से इन चीजों पे डिबेट होती है, जिससे एक अच्छा जो है मैसेज जाता है, संसद की गुणवत्ता बढ़ती है, इसके अंदर योजना और नीतियों के पक्ष विपक्ष में चर्चा हो जाती है, और इस बहाने अगर कोई कमी है तो वो उजागर हो जाती है। पास होना या नहीं होना यहां पे ये बात नहीं है, यहां बात जो है वो केवल और केवल क्या है कि विपक्ष सत्ता पक्ष की जो है वो नीतियां योजनाओं के बारे में जो अपनी राय रख रहा है, उसमें कमी या जो है वो कमी करनी चाहिए, क्या कमियां हैं उनको उजागर करता है, और ये जो है वो जरूरी है संसद के लिए। तो नीतिगत कटौती में नीति की आलोचना करते हुए सारे अनुदान की मांग को 1 रुपए करने की बात होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मितव्यता कटौती के अंदर कहते हैं कि आप इतना पैसा मांग रहे हो, थोड़ा कम करो। सांकेतिक कटौती में कहते हैं हमारी बात ही रख दो, कम से कम है, कम से कम 100 रुपए तो कम कर लो, कम से कम 100 रुपए तो कम कर लो, बस इतनी बात है। फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी नहीं बोल सकते, संसद की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, संसद की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, और सामने विपक्ष का होना जरूरी है। तो 113 तक पढ़ा। अब हम लोग जो है वो अगली क्लास जो होगी शाम को, आपकी अगली क्लास होगी। आपकी अगली क्लास कितनी होगी? रात को 10 बजे आज आपकी इंडियन पॉलिटी की अगली क्लास होगी, जिसमें 123 तक, यूट्यूब के बाद में सीधे यही आएंगे, 123 तक भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जो है वो विपक्ष के नेता के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ पार्लियामेंट में और क्या क्या चीज है उनको भी पढ़ेंगे। 10 बजे, ठीक है। सीटी की इकोनॉमी जो स्टार्ट होगी उसके बारे में अभी मैं आधे एक घंटे बाद में आपको अपडेट करूंगा, फिर हम 2-3 घंटे की जो है वो सीटी की इकोनॉमी पढ़ेंगे। अब आप जाओ, प्रस्थान करें, बढ़िया पढ़ो। करंट की क्लास अब रेगुलर होगी, यूट्यूब की क्लास जो है वो छोड़नी नहीं है। अब 1-1.5 महीने जो है ढंग से मेहनत कर लो। करंट की क्लास यूट्यूब पे होगी, करंट की क्लास क्या होगी? यूट्यूब पे होगी। थैंक यू भाई। जय हिंद, राम राम।